नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भारद्वाज सर बीसीडब्ल्यू के सहचर वाले प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका पिछले वीडियो में जिस तरह से प्यार दुलार मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी परीक्षा को लेकर के आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। और फिर से एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि इस वीडियो को चाहे आप शेयर करें या ना करें, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि स्लाइड आगे पीछे करके आप जो है ना अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे इसी से आपको एग्जाम के एंड टाइम पे जब जरूरत होगी ना आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी और आप वहां पे जा करके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। इस वाले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में जो पढ़ाई किया था वो 1905 के बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में चर्चा की थी। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में चर्चा की थी मैंने। और उसके अलावा जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है फेज जो 1905 से 1919 तक का पीरियड को माना जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं की जो है वो उदय हुआ। तो अब यहां से जो है ना अब आगे बढ़ाएंगे जर्नी को। तो देखो, बंगाल विभाजन के पीछे कल मैंने बताया था कि लॉर्ड कर्जन ने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने देखा था कि भैया राष्ट्रवाद जो है यानी नेशनलिज्म, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो इंडियन यूथ में पनपता जा रहा है और उसका मेन गढ़ है बंगाल। तो उसका मेन मकसद क्या था? क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा का था, तो उसका मेन मकसद क्या था कर्जन को कि यदि हम बंगाल का धर्म के नाम पे विभाजन कर देते हैं ना, तो इससे क्या होगी, न केवल राष्ट्रवाद की भावना खत्म होगी यहां पे, बल्कि इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी कमजोर होगी, राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं हो पाएगा और फिर जाकर के जो है ना यूनिटी इन लोगों में नहीं बन पाएगी हिंदू मुस्लिम में। और वो अच्छे से जानता था कि यदि हिंदू मुस्लिम जब तक एक रहेंगे हम बहुत ज्यादा दिनों तक यहां नहीं रह पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। तो ये जो है इस तरीके से किया गया। 1905 में क्या होता है कि वो चला जाता है और उसके बाद लॉर्ड मिंटो 1906 में आता है जो 1910 तक रहता है। और जब लॉर्ड मिंटो आएगा वायसराय भारत में बन करके, तो वो कर्जन के द्वारा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था उसको फिर कम्युनल गेम को खेल करके हिंदू मुस्लिम को आपस में जो है वो किसी तरह से फूट डालने का प्रयास करेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलेगा और वो प्रयास करेगा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो हमेशा लागू रहे और स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए जो है वो प्रयास करेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कम जो है लोग पार्टिसिपेट करें, यानी मुसलमानों को जो है कांग्रेस पार्टी से अलग करके एक अलग जो है वो क्या करेगा, वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनवा देगा जिसका नाम होगा मुस्लिम लीग। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, पहले आप क्लियर कर लीजिए आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग मुस्लिम लीग पार्टी पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य था और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में पूछे जाते रहे और जो पूछे हुए प्रश्न है एग्जाम में वो ऑलरेडी मैंने लिया है ताकि आप लोगों को जो है वहां पे अच्छे से जो है वो पहले से पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस वाले टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो ये दोस्तों आज हम लोग मुस्लिम लीग पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1907 का सूरत कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस पार्टी का जो है ना वो बंटवारा हो जाता है। उसका जो है कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, है ना, दो भागों में। तो एक को कहा जाता है सॉफ्ट पार्टी यानी नरम नरम दल जो है और एक को जो है स्टीम पार्टी यानी गरम दल। तो अब आगे उसके बाद 1908 में चलेंगे तो मुजफ्फरपुर कांड के बारे में हम बम कांड के बारे में जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वगैरह के बारे में बताएंगे। 1909 के मॉर्गेमेंटो एक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और 1911 का दिल्ली दरबार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दरबार फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में इस पे बताएंगे हम। और इसके अलावा जो है अब चलेंगे तो 1913 का जो है गद्दार पार्टी के बारे में, दिल्ली कंस्पाइरेसी केस के बारे में भी बताएंगे, दिल्ली षड्यंत्र कांड क्या था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक्स है आज। तो आज जो है हम उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप पूरा का पूरा जो है देखिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा वीडियो देख करके। और फिर उस नोट्स में यदि आपको कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है ना कि नहीं ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, आप सबको कमेंट में जरूर पूछना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि जरूरतमंद लोगों तक भी जरूरतमंद जो है
जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे घर पे बैठ करके आसानी से पढ़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग पार्टी से। देखिए वैसे तो पहला क्वेश्चन जो उठाया है ना, वो क्या है कि अखिल भारतीय जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड। अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक आंसर जो है वो आपको करना है। देखिए मेरी आदत रही है कि कोई भी जो है ये मुस्लिम लीग हो गया जैसे, तो ये एक टॉपिक हो गया। इस टॉपिक के बारे में जब तक आप अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना कि एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और फिर जाकर के चलिए, तब नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको थोड़ा सा समझिए, मुस्लिम लीग है क्या, क्यों बनी, कैसे बनी, आपको मैंने बताया था। तो आइए यहां पे पहले फिर जाकर के हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। इस पेज पे आ जाते हैं। देखिए ये है मुस्लिम लीग। दोस्तों मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टी है। मैं बता दूं 1906 में जब ये पार्टी बनाई गई, तो 1906 से पहले भारत में आप लोग को बताया था कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस पार्टी थी वो 1885 में एलन ओक्टियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है रिप्रेजेंटेशन करती थी, दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी। और अब जो है क्या करेगा, जो अगला वायसराय आएगा जिसका नाम होगा लॉर्ड मिंटो, वो कांग्रेस से एक अलग पार्टी मुसलमानों के लिए बनवा देगा कि भैया कांग्रेस को बोलेगा कि कांग्रेस इज जो है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज ओनली। वो बोलेगा कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है, न कि जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, और मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से कोई लाभ नहीं हो सकता, इसलिए अलग जो है ये करवाएगा। अब देखो किस तरह से जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत की भावना फैलाने का काम करेगा ये। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लीग है आखिर 1906 में बनी, तो ये भी यहीं पे लगे हाथ जो है आप ध्यान रखिएगा। 1906 से लेकर के 10 वाले पीरियड में जो भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन जब हट गया, तो लॉर्ड मिंटो आता है यहाँ पे। ये जरा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो वायसराय बनकर के आता है, 1906 में आता है, 1910 तक रहता है। और इस बीच ये क्या करेगा कि जो पिछला वायसराय कर्जन है, उनकी नीतियों को, उनकी पॉलिसी पे ये चलेगा, न कि उनकी पॉलिसी का ये विरोध करेगा किसी तरह से। यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको बनाए रखने की जो है प्रयास करेगा। और बनाए रखने के लिए क्या जरूरत थी कि हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की भावना फैलाने के लिए जो है मुसलमानों को बरगलाया जाए, भारत के मुसलमानों को बुलाया जाए। तो इसलिए आते ही ये करता क्या है कि एक मीटिंग रखता है। क्योंकि ये रहता कहां पे था, इसका जो है शिमला में, जरा ध्यान में रखिएगा कि शिमला में इसका जो है आवास था। और वही आवास पे ये जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, एक मीटिंग बुलाता है 1 अक्टूबर 1906 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में एक मीटिंग बुलाता है। और उस मीटिंग में भारत के जो उस समय के फेमस मुस्लिम लीडर रहते हैं, उन लोगों का डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल यानी समूह जो है बुलाता है कि कुछ मुस्लिम लीडर जो है वहां पे आए और अपनी बातों को रखे कि आखिर वो चाहते क्या है। और हम भी अपनी शर्त रखते हैं कि वो स्वदेशी आंदोलन जो हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है, बंग भंग मूवमेंट जो चलाया जा रहा है, बंगाल को एक करने की बात की जा रही है भारत के सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय और सारे नेताओं के द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट लीडरों के द्वारा, तो उसको स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी शिमला में। उसको कैसे जो है स्वदेशी आंदोलन में कम से कम, जब मुसलमान हट जाएंगे तो हिंदू बहुत कम संख्या में जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो इसको दबाया जा सकता है। इस आंदोलन को जो है किसी भी तरह से जो है ना, इस आंदोलन को रोकना उसका प्राथमिकता था लॉर्ड मिंटो का। तो इसलिए शिमला में ये क्या करता है, 1 अक्टूबर 1906 को दोस्तों बुलाता है, मीटिंग बुलाता है। और उसमें जो है मुसलमानों का जो डेलीगेशन है यानी प्रतिनिधि मंडल, मुस्लिम डेलीगेशन, इंग्लिश वाले लिख लेना दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता रहता हूं ताकि आप लोग को, मैं बोल देता हूं तो इसलिए आप लोग लिख लेना। यदि कहीं पे आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। तो मुस्लिम जो डेलीगेशन है यानी प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, तो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को बुलाता है यानी मुसलमान के बड़े नेताओं को। और इस मुसलमान के बड़े नेता में से जो है दोस्तों जरा याद रखना, 3 बड़े नेता, इसके साथ और सारे लोग थे लेकिन इन 3 बड़े नेताओं की काफी चर्चा रहती है। 3 बड़े नेता जो है इसमें मिलने के लिए गए, और ये जो है आगा खां के नेतृत्व में ये सारे लोग गए थे।
तो सबसे पहले तो नाम आता है आगा खां का। और ये आगा खां कौन था? तो आगा खां जो है पूर्वी बंगाल में, कल ही मैंने बताया था कि ईस्ट बंगाल की राजधानी जो उन लोगों ने कैपिटल रखा था वो ढाका रखा था, और जो अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी बन चुकी है दोस्तों। तो आगा खां जो है के नेतृत्व में, के लीडरशिप में जो है ये प्रतिनिधि मंडल जाता है। और आगा खां रहता कौन है? तो ढाका का नवाब, नवाब ऑफ ढाका। और ढाका पहले जो है आपको याद रहना चाहिए पूर्वी बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, यानी ईस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और ये जो है एक कैपिटल भी आगे जाकर के, जब 1905 में बंटवारा होता है बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी में, तो ये क्या पूर्वी बंगाल की राजधानी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है दोस्तों। ये गया आगा खां। दूसरा गया सलीम उल्लाह खान। सलीम उल्लाह खान ये प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाता है। और तीसरे नंबर पे याद रखना मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों नाम मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, मोहसिन उल मुल्क। और क्या प्रश्न बना सकता है कि ये बताइए कि शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए निम्न में से किस प्रतिनिधि मंडल, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के निम्न में से कौन सा सदस्य उपस्थित था या कौन सा सदस्य गया था? तो 4 नाम देगा और उसमें से कोई भी एक नाम दे सकता था कि उसमें आगा खां थे, कि सलीमुल्लाह खान, की मोहसिन उल मुल्क। तो आपका आंसर ये क्लियर होना चाहिए, तीनों का नाम याद रखना है दोस्तों। ये तीनों जब प्रतिनिधि मंडल जाता है और किससे मिलता है? तो लॉर्ड मिंटो से ये प्रतिनिधि मंडल, ये तीनों लोग जो है लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। और किस डेट को मिलते हैं? 1 अक्टूबर 1906 को, और शिमला में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब मैं बता रहा हूं कि जब मिलते हैं तो लॉर्ड मिंटो पूछता है कि आप लोग चाहते क्या हो, बताओ। तो ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल कहता है कि देखो भाई, हम 3 चीज चाहते हैं। क्या क्या चाहते हो? तो पहला उन्होंने बोला कि अलग से जो है ना निर्वाचक मंडल, जिसको दोस्तों बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। इंग्लिश वाले जरा ध्यान में रखना, इसको जो है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हमारे लिए किया जाए। अब सवाल है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि अभी तक जो चुनाव हो रहे हैं ना, तो ऐसी चुनाव की व्यवस्था की जाए कि अब हिंदू कोई नेता खड़ा हो तो उसको मुस्लिम वोट मत करे, और मुस्लिम कोई नेता हो तो हिंदू कम्युनिटी वाले वोट ना करे, बल्कि मुस्लिम लीडर को केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट करें और हिंदू कम्युनिटी के लोग हिंदू लीडर को वोट करें। अब जरा सोचो कि ये प्रतिनिधि मंडल ने क्या कुछ ऐसा रखा। ये तो एक तरह से हुई कि पहले ही देश जो है वो बटने के कगार पे चला जाएगा। आज भारत में क्या है, आज चुनाव होता है, कोई मुस्लिम लीडर खड़ा होता है, हिंदू भी वोट डालते हैं, और कोई हिंदू लीडर खड़ा होता है तो मुस्लिम भी उसका वोट डालते हैं। लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल मांग क्या कर रहा है? ये सलीमुल्लाह खान, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क मांग क्या कर रहे हैं कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए, अलग से हमारा जो है चुनाव की व्यवस्था की जाए। तो एक तो ये बातें है। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको भाई? तो दूसरे नंबर पे इस प्रतिनिधि मंडल ने रखा कि देखो, दूसरे नंबर पे हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से जो है धर्म के नाम पे जो है क्या करो, धर्म के नाम पे अलग से यूनिवर्सिटीज की स्थापना करो, स्कूल कॉलेज की स्थापना करो, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग बनना चाहिए। सेपरेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अलग से जो है सेपरेट, अलग से क्या करो, शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाएं की स्थापना की जाए, संस्थाएं बनाई जाए। यानी सेपरेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स के लिए अलग से शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो बनाई जाए। और तीसरा क्या चाहिए? अब देखो कि आज भी जो है भारत में, जैसे मैं बोलूं जामिया मिलिया इस्लामिया, धर्म के नाम पे यूनिवर्सिटी है दोस्तों। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी धर्म के नाम पे यूनिवर्सिटी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इन सब का जड़ क्या था? जड़ यही था कि मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने ये डिमांड पहली बार रखी थी, क्योंकि भारत के मुस्लिम समुदाय में ये दिमाग, मतलब कहीं भी जो है ना, ये मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये विचार नहीं था कि हमें अलग से धर्म के नाम पे बनाना चाहिए, बल्कि ये जो है इस मुस्लिम के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया था। तो अब देखो, अब ये क्या है, इसका मतलब ये मत समझना ये भारत के मुस्लिम समुदाय का जो है ये सोच नहीं था, ये इस प्रतिनिधि मंडल का, इस नेताओं का जो है सोच रहा है, जो उनके बड़े नेता थे। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या चाहिए?
तो तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मेरे को जितने भी विधानमंडल है ना राज्यों के, स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है दोस्तों, लिख लेना, तो वो विधानमंडल में हमें कुछ सीट जो है आरक्षित कर दिया जाए। और आप लोग को पता होना चाहिए विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, कहीं कहीं विधान परिषद है तो ठीक है, तो विधान परिषद में विधान पार्षद होगा, और यदि विधानसभा में जो है एमएलए बैठता है, आपको पता होना चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधायक, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि से भैया हमें विधानमंडल में स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करो, कुछ सीट को रिजर्व कर दो, ये तीन चीजें हमारी मांग लो और आप बोलो जो कहना है कहो, हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ये तीन बातें जो है रखी गई। अब सवाल कैसे करेगा, सवाल करेगा क्वेश्चन कि ये बताइए कि पहली बार जो है निर्वाचक मंडल की मांग यानी इलेक्टोरल कॉलेज की मांग कब रखी गई थी और किसके द्वारा रखी गई थी। आगा खां का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि आगा खां के नेतृत्व में ही ये प्रतिनिधिमंडल गया था। और कब कहां पे रखा गया, किससे रखा गया, किस वायसराय से, लॉर्ड मिंटो से। कहां पे रखा गया, तो शिमला में 4 जगह का नाम रखेगा। तो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचक मंडल की मांग निम्न में से किस मीटिंग में रखी थी, तो शिमला वाले मीटिंग में। और याद रखना कि वो कब रखा गया था, तो 1 अक्टूबर 1906 को दोस्तों। दूसरा, अलग से शैक्षणिक संस्था बनाने के लिए मुसलमानों के लिए पहली बार डिमांड कब किया गया, कहां किया गया, तो ये ईयर और फिर जाकर के शिमला, और किससे किया गया, किस वायसराय से, ये भी पूछा जा सकता है। और विधानमंडल में सीट आरक्षित करवाने की बात पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा किस वायसराय के समक्ष रखी गई थी, दोस्तों याद रखना है लॉर्ड मिंटो के समक्ष। और कब रखी गई थी, 1 अक्टूबर 1906 को। और कहां पे किस मीटिंग में रखी गई थी, तो शिमला वाले मीटिंग में, और यहीं पे इसका आवास होता था लॉर्ड मिंटो का। तो जरा इस बात को ध्यान में रखना, ये तीन मांगे। अब क्या कहता है लॉर्ड मिंटो की मेरी भी कुछ कंडीशन है, ये एक्सेप्ट कर लेता है मुसलमानों की, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के, मुस्लिम डेलीगेशन के तीनों फैक्ट्स को सेट कर, कहता है कि हम एग्री है, हम करेंगे ये, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन है, वो तुम लोग मान लो। तो अब लॉर्ड मिंटो क्या कंडीशन रखता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉर्ड मिंटो क्या रखता है। तो मिंटो रखता है अपना कंडीशन, इसको जरा ध्यान में रखना है। मिंटो कंडीशन रखता है कि हमारी दो कंडीशन है बेटा, मान लो। पहली कंडीशन ये है कि स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया जा रहा है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में, हमारे खिलाफ, उसमें तुम लोग मुसलमानों के चूंकि बड़े नेता हो, जा करके बंगाल में और इसके अलावा जो है देश के मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी में ये बात बताओ कि हमारी सच्ची वफादार जो है वो ब्रिटिश सरकार है, न कि ये हिंदू और कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारी सच्ची वफादार है, और तुम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन से हट जाओ। यानी मुसलमानों को हटाने का जो है ये षड्यंत्र रच दिया। और इन्होंने कहा कि कंडीशन नंबर 1 है कि तुम लोग स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी मूवमेंट से मत जुड़ो, स्वदेशी आंदोलन से क्या करो, मत जुड़ो, ये पहला है। अब मैं ये बता रहा हूं कि पहला बोला कि स्वदेशी आंदोलन से क्या करना है, आपको स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करना है, यानी बायकॉट करना है, बहिष्कार करना है, पहला शर्त है, कंडीशन है, बायकॉट करो। और दूसरा क्या करो, तो दूसरा ये करो, इसी में आलोचना वगैरह, क्रिटिसाइज वगैरह, तो मुस्लिम लीग के इस डेलीगेशन द्वारा स्वदेशी आंदोलन की क्या की गई थी, आलोचना भी की गई थी। तो प्रश्न किया जा सकता है कि किस नेता ने आलोचना की थी, और हो सकता है कि आगा खां का, या सलीमुल्लाह खां, या मोहसिन उल मुल्क का नाम दे सकता है एक ऑप्शन में। तो याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन की आलोचना जो है मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के किस सदस्य द्वारा की गई थी, तो ये तीनों का नाम याद रखना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और यदि तीनों हो ऑप्शन में तो आगा खां का, क्योंकि नेतृत्व किसने किया था, आगा खां ने किया था दोस्तों। तो अब दूसरे नंबर पे क्या इसने कहा कि देखो कांग्रेस पार्टी जो है केवल हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज ओनली, और उससे तुम्हारे बेनिफिट नहीं होगा, उससे दूर होकर के एक अलग से सेपरेट जो है वो पार्टी बनाओ। तो सेपरेट पार्टी बनाई गई, इसी पार्टी का नाम रखा गया मुस्लिम लीग पार्टी। यानी क्या करो, कांग्रेस से अलग, कांग्रेस से अलग पार्टी बनाओ। अब देखो कैसे स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने की व्यवस्था रची गई, किस तरह से, लॉर्ड मिंटो के द्वारा दोस्तों। अब यही जो मुस्लिम लीग बनेगी ना, जो 1947 में, जो 14 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान जो दो भागों में डिवाइड होता है, और भारत के लाखों जो है वो हिंदू और मुस्लिम उस पार्टीशन के चलते, इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के चलते मारे जाते हैं। तो
उसमें जो है जो निर्दोष लोग मारे गए उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं था बल्कि मिंटो का ये कंडीशन था और जिसे मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने स्वीकार कर लिया था और न केवल स्वीकार किया था बल्कि एक कांग्रेस से अलग पार्टी भी, यानी 1906 में ही जो है देश को तोड़ने का, देश के विभाजन का जो है ना वो बीज बो दिया गया था। तो अब आते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बहुत सारे 35 को आज क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हम आपको 200-250 प्लस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और आप देख रहे हैं, तो अब इसको अच्छे से थोड़ा तैयारी करते जाओ। अब अगला जो है, और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है मेरी क्लास को अच्छे से केवल देख लो ना तो आपकी टॉपिक पे इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इतनी बढ़िया क्लैरिटी बन जाएगी ना कि एग्जाम में क्वेश्चन ना के बराबर छूटने की संभावना रहेगी। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना जो है आपकी प्राथमिकता है और हम तो अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं, बीसीडब्ल्यू की टीम भी जोर लगा रही है सहचर वाले इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, और आप जो है अच्छे से तैयारी करो। बस हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो, और उसमें हम लोग जो है जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर के एग्जाम निकल पाएगा। तो इसलिए सीरियस होकर के मेहनत करो। अब जो देखो ये जो है दो कंडीशन रखा और दोनों कंडीशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, तो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने क्या किया, मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना भी की और स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन के अगेंस्ट में गए, बहुत सारे मुस्लिमों को जो है भड़का करके मुस्लिम, इसका मतलब ये नहीं कि स्वदेशी आंदोलन से कोई मुसलमान जुड़ा ही नहीं था, इसका मतलब ये है कि कुछ मुसलमान जुड़े थे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे और बहुत सारे जो है ऐसे मुसलमान जो स्वदेशी आंदोलन से हट गए, जिसके कारण जो है क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन चलेगा, इसका प्रभाव भी दिखेगा, लेकिन 1908 में जाते जाते जून जुलाई महीने तक जो है इसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए ये तो समझ गए। अब मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हो जाती है, प्रश्न पूछ देता है कि मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जो है वो कब की गई, और पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों, याद रखना डेट सहित, क्योंकि उसमें डेट नहीं दिया है, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, इसलिए ये जरा याद रखने की जरूरत है। 30 दिसंबर 1906 को जो है क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। और मैंने क्या बताया था कि 1 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी और 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग पार्टी की क्या हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, मुस्लिम लीग पार्टी जो है वो स्थापित हो जाती है। अब इस मुस्लिम लीग पार्टी के जो है फाउंडर किसको माना जाता है दोस्तों, यानी संस्थापक, फाउंडर, तो याद रखना इसका जो फाउंडर है वो माना जाता है सलीम उल्लाह खान को। आगा खां क्या था, नेतृत्व किया था उस प्रतिनिधि मंडल का, लेकिन सलीम उल्लाह खान जो है क्या है, सलीम उल्लाह खान was considered as the founder of Muslim League Party and this party was established on 30 दिसंबर 1906, यानी 30 दिसंबर 1906 को जो है ये पार्टी की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की पार्टी की। तो सलीम उल्लाह खान जो है इसका संस्थापक है, फाउंडर है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखना। और इसके अलावा आप ये जरा ध्यान में रखना कि इसका पहला अध्यक्ष जो है, फर्स्ट अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, वो बना आगा खां, यानी आगा खां वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी का पहला अध्यक्ष है आगा खान। तो ये और मोहसिन उल मुल्क वगैरह और जितने भी हैं वो सारे के सारे सदस्य में आएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट वाली हम बात कर लेते हैं कि आपको ये पता चल गई कि कहां, अब सवाल है कि कहां पे इसकी जो है वो हुई पार्टी की स्थापना, तो ये ध्यान में रखना ढाका में। और ढाका क्या है, ये पूर्वी बंगाल की, ईस्ट बंगाल की क्या थी, कैपिटल बन चुकी थी तब। तो ढाका में इसकी क्या होती है, इसकी जो है ढाका में स्थापना होती है। 4 नाम दे सकता है और 4 नाम में एक ढाका का नाम। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका सेशन जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जैसे 1885 में स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को, तो उसका बंबई में पहला सेशन हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है कि इसका पहला और दूसरा सेशन मतलब कैसे हुआ। याद रखना है पहला सेशन जो है, पहला अधिवेशन जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुस्लिम लीग पार्टी का, यहीं पे याद रखना पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कराची में, और याद रखना है 1907 में। 1906 में पार्टी बनाई गई क्योंकि अब तो 1907 ही आ जाएगा ना, दिसंबर खत्म, और 1907 में कराची में। और दूसरा जो इसका अधिवेशन है दोस्तों, ये भी याद रखना अमृतसर पंजाब वाला, जहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग जो कर्नेज है वो हुआ था दोस्तों, तो अमृतसर में जो है दूसरा इसका अधिवेशन बुलाया गया 1908 में। और याद रखना इसी 1908 के अमृतसर वाले अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे
इमाम सैयद नाम था उनका, इमाम सैयद। और इन्हीं इमाम सैयद की अध्यक्षता में दोस्तों डिसीजन लिया गया कि जो निर्वाचक मंडल की जो मांग की गई थी, जो बात की गई थी, उसको हम ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे। तो इसमें जो है डिसीजन लिया गया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वाचक मंडल की मांग जो है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की गई थी। निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, अभी सेपरेट जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की बात कब की गई थी? तो बात तो की गई थी शिमला वाले में, लेकिन मांग कब की गई? जब मांग क्वेश्चन डिमांड के बारे में कर दे तो डिमांड के बारे में यह ध्यान में रखना है कि निर्वाचक मंडल की मांग सबसे पहली बार जो है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई, किस कॉन्फ्रेंस में? अमृतसर कॉन्फ्रेंस में। कब हुआ था या कब की गई, ये क्वेश्चन कर दे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1908 में की गई। और यदि मान लो जी ये क्वेश्चन कर दे कि किसकी अध्यक्षता में की गई थी निर्वाचक मंडल की मांग, तो इमाम सैयद जो है वो अमृतसर वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। आगे पीछे स्लाइड करके देख लेना। तो ये रहा जो मुस्लिम लीग से रिलेटेड बातें रही। और सारी बातें हैं करने के लिए, हम प्रश्न के अनुसार करते चलेंगे, कुछ प्रश्न भी हल कर लेते हैं दोस्तों। आइए आगे वाला जो है देखते हैं हम, अगला क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अब बताइए कि इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1906 में। ये सारे के सारे क्या है? गलत है। 1906 में हुई। और 1906 में स्थापना कब होती है? तो आपको डेट वाइज याद रखना है दोस्तों कि 30 दिसंबर 1906 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। तो चलो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अभी हम लोगों ने इतना, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आगे की तरफ देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? अभी मैंने बताया, आप लोग खुद ही आंसर इसका दीजिए कि कौन पहला अध्यक्ष था मुस्लिम लीग पार्टी का। अभी मैंने कहा संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था सलीमुल्लाह खान। और आगा खान कौन बना? आगा खान जो है वो पहला अध्यक्ष बना। अभी मैंने बताया था। आप लोग राइट ऑप्शन अपने आप देते चलिए। नेक्स्ट जो है देखिए, यही होता है टॉपिक पे जब चर्चा कर दिया जाना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। अब कह रहे हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? अभी मैंने बात किया ढाका में। और ढाका जो है ईस्ट बंगाल की क्या थी उस समय? कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट वाला बात चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पे हुआ था? वेयर वाज द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907? पहला अधिवेशन था, मैंने बताया था। और वो कहां पे हुआ था? कराची में। राइट ऑप्शन क्या है? बी, रांची में। 1907 में मैंने बताया था कि पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था, और वो कहां पे हुआ था? कराची में। और दूसरा कहां पे बताया मैंने? अमृतसर में, पंजाब वाला 1908 में, जिसमें पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो आधिकारिक रूप से अमृतसर वाले अधिवेशन में निर्वाचक मंडल की यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की मांग की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट वाला बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? अभी मैंने बताया संस्थापक का नाम क्या है दोस्तों? तो नवाब सलीम उल्लाह खान। अब नवाब क्यों लगा है? मैंने बताया था कि ये कहां का नवाब था? ढाका का नवाब था। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। सलीम उल्लाह खान जो है वाज द नवाब ऑफ ढाका, ढाका का नवाब था। और यही क्या है, इन्होंने ही, इसको ही क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। संस्थापक यानी फाउंडर माना जाता है दोस्तों। संस्थापक फाउंडर है। सलीम उल्लाह खान वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1906 अ डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम मीट इन शिमला। देखो मैंने बताया था कि शिमला में मीटिंग हुआ था इन लोगों का। फ्रॉम, ये कह रहा है कि फ्रॉम मिंटो, देखो ये थोड़ा सा गलत प्रिंटिंग हो गया है, मिंटो एंड प्रेट। आगे कह रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में जो है मिलने वाले मुसलमानों का शिष्टमंडल जो है वो किससे प्रेड जो है प्रार्थना करता है, प्रार्थना की थी। जरा ये ध्यान दो, मुसलमानों के पृथक निर्वाचक वर्ग ये गया था, या संयुक्त निर्वाचक वर्ग हिंदुओं के लिए जो है प्रतिनिधि मंडल देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दोस्तों बताया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, यानी पृथक का मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई कि भैया हमारे लिए क्या करो कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेगा, हिंदू को हिंदू वोट डालेगा, और हमारे लिए सेपरेट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था करो, निर्वाचक मंडल, ताकि चुनाव हम लोग जीते और हम लोग अपनी जनसंख्या के अनुपात में जो है जाकर के प्रतिनिधित्व करें, हम लोग सांसद बने, विधायक बने।
तो नेक्स्ट वाली चीजें जो है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग A statement is not correct in the context of Indian struggle. भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों वो सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है, इसको चूज करना है। थोड़ा सा इसको देखो, पहला वाला क्या कह रहा है कि हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, सही नहीं चुनना है, जो करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन हकीम अजमल खान जी जो है, पहले इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हकीम अजमल खान वही है जो 1921 में 1921 में जब गांधी जी जो है 1920 में 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, उस समय जो है जब हजारों की संख्या में जो है नेताओं को जेल में भर दिया जाएगा, तो जब नेता जो है जेल में चले जाएंगे, लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय भारत का वायसराय रहेगा, चेम्सफोर्ड के बाद अगला जो आएगा 1921 के बाद। तो 1921 में अध्यक्षता जो है कांग्रेस पार्टी की सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है CR दास, चित्तरंजन दास, जो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे, चित्तरंजन दास जिसे नेशन फ्रेंड के नाम से जाना जाता है, 1921 में उनको जो है अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन चूंकि वो जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान को उनके स्थान पे 1921 का जो है वो क्या बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, हकीम अजमल खान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं 1921 में। और ये भी ध्यान में रखना है कि हकीम अजमल खान जो है एक राष्ट्रवादी यानी जो नेशनलिस्ट जो है, और चरमपंथी का मतलब होता है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि नेशनलिस्ट के साथ एक्सट्रीमिस्ट जो है, वो अहरार आंदोलन जो किया गया था, तो उस शुरू करने में जो है उसमें इनकी भूमिका थी, अहरार आंदोलन। तो चूंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी थे। अब आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन ऑर्गेनाइजेशन के समय कह रहा है कि सैयद अहमद खान, सैयद शायद लिख दिया गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे कर लीजिए, सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करने वाले में से एक सर सैयद अहमद खान भी थे। और मैंने बताया था कि सर सैयद अहमद खान was such a leader who never belongs to Indian National Congress, यानी कांग्रेस पार्टी से कभी संबंध नहीं रखे सर सैयद अहमद खान जी। तो एक ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। बिल्कुल सही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था आप लोगों को कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का, ये बंगाल के विभाजन का और ये का, दोनों का जो है प्रबल विरोध किया था। दोस्तों ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मुस्लिम लीग तो स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ चली गई, मुस्लिम लीग तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में चली गई, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने जो है यही सिखाया था और इसीलिए बनवाया था। और भारत के बहुत सारे मुसलमान स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़ पाए, ये भी असफलता के कारणों में से एक रहेगा, जो आगे जाकर के 1908 में आप जून जुलाई महीने जाते जाते इसका प्रभाव थोड़ा कम दिखने लगेगा। तो ध्यान में रखना कि ये प्रबल विरोध नहीं की थी, बल्कि जो है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का कोई विरोध नहीं किया था, बल्कि उसका जो है क्या किया था, बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया था मिंटो की तरफ से। दोस्तों तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ये वाला जो है ये राइट ऑप्शन है आपका। और यही जो है हम लोग ढूंढ रहे थे कि आखिर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला बात है मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। ये भी सही है। जरा ध्यान दे, ऐसे वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एक करेक्ट आंसर नहीं रहता है, और यदि 3 करेक्ट आंसर रहता है तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये बरकतुल्ला के बारे में आगे जाकर के हम बताएंगे, अस्थायी सरकार के गठन के बारे में, और मौलाना अब्दुल्ला भी इन दोनों के काबुल यानी अफगानिस्तान में जो है आगे जाकर के सरकार के गठन करने में से एक थे। उस ये वाला टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। तो नेक्स्ट वाला जो है बात हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ध्यान में रखिएगा, 1909 का पहले जो काउंसिल एक्ट आया ना, ये एक्ट आया ना, उसको कहते हैं मोर्ले मिंटो एक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? लिख लेना, मोर्ले मिंटो अधिनियम, मोर्ले मिंटो एक्ट। अब ये जरा देखो, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत शासन अधिनियम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, अधिनियम
एक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अब ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर मौर्य मिंटो क्यों कहा गया भारत शासन अधिनियम को, क्योंकि मौर्य क्या था, मौर्य जो है वो भारत सचिव था। अब बताएंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव जो है ये क्या होता था पद, ये 1858 के जो है क्रांति में, मैंने 1857 की क्रांति में, रिवोल्ट में मैंने बताया था। और भारत सचिव जो है वो रहता था ब्रिटेन में, वहां के सम्राट और वहां के जो क्वीन होती थी, एम्परर और क्वीन जो राजा होता था, उसका एक एजेंट की तरह काम करता था और भारत पे डायरेक्ट कंट्रोल करता था। भारत पे जो शासन और प्रशासन जो चलता था उसका, वो वायसराय की सहायता से चलता था। यानी वायसराय भारत में, मैंने बताया था कि वायसराय जो है उसको लॉर्ड कहा जाता था, ये एक टाइटल होता था। वायसराय भारत में शासन करता था, लेकिन वायसराय किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल था, भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव। तो ये जो है मौर्य था। और मिंटो कौन है, मिंटो भारत का वायसराय है दोस्तों। तो दोनों ने मिलकर के 1910 तक रहेगा, दोनों ने मिलकर के एक एक्ट लाया जिसको हम मौर्य मिंटो एक्ट लिखते हैं। और इसमें जो पूछ रहा है, इसमें मुसलमानों का जो उन लोगों ने निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज की जो डिमांड रखी थी ना 1908 के अमृतसर वाले सेशन में, इमाम सैयद की अध्यक्षता में, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसमें देखो कि वो कहां पे बातें है कि निर्वाचक मंडल की, और इस निर्वाचक मंडल को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था और ना अब भी आजाद भारत में होता है कि अलग अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाए कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट करे, मुस्लिम नेताओं को, और हिंदू नेताओं को सिर्फ हिंदू वोट करे। तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से आंसर, राइट ऑप्शन क्या होगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी मांग को स्वीकार, डिमांड को स्वीकार कर लिया गया था। यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वाज एक्सेप्टेड बाय जो है थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट से जो है वो क्या किया गया, इस एक्ट से मान लिया गया, इस एक्ट में मान लिया गया, इन दिस एक्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम बहुत एक बड़ा अपने आप में टॉपिक है जिसको आगे जाकर के हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान रखना कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो है 1909 के जो मौर्य मिंटो एक्ट है उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया, निर्वाचक मंडल की अलग से व्यवस्था कर दी गई। और वही जो है सुधार अब हम लोग भारतीय संविधान में किए हैं। आज के डेट पे ऐसा कोई कम्युनल यानी धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव भारत में नहीं कराए जाते हैं। ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये टॉपिक मैंने अभी जो है, एक टॉपिक तो हो गया जिसे हम बोलते हैं मुस्लिम लीग वाला टॉपिक। अब हम जो आते हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, एक नया टॉपिक है। तो सूरत कॉन्फ्रेंस में एक्चुअल में होगा क्या दोस्तों, तो सूरत कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी का 1907 में होगा, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट जाएगी। कांग्रेस जो है बट गई थी, कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स है। फर्स्ट वाज कॉल्ड सॉफ्ट पार्टी एंड सेकंड वाज कॉल्ड, सेकंड को कहा जाता है एक्सट्रीम पार्टी, यानी गरम दल और नरम दल, दो भागों में बट जाएगी। तो बटने के तो ऐसे चार सबसे बड़े कारण थे और उन कारणों की जो है बात हम करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन कर रहा है कि सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो आर.सी. घोष, जिसे हम बोलते हैं रास बिहारी घोष को दोस्तों बनाया गया था। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में अंतर है। अब देखो इसमें दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, ये इन लोगों के बारे में। दादा भाई नौरोजी जो है वो क्या है, दादा भाई नौरोजी कब कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 3 बार बने हैं। आप लोग को बताया था 1886 में, उसके बाद जो है 1893 1893 में, और उसके बाद याद रखना है कि दोस्तों 1906 में। और ये वही दादा भाई नौरोजी है जब 1906 में ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग रखेंगे कि भारत को स्वराज चाहिए। अच्छा, द गोल ऑफ आवर नेशन शुड बी स्वराज, यानी स्वराज होना चाहिए अपने देश का क्या गोल यानी लक्ष्य। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य तो थे, लेकिन कभी भी जो है वो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए। और याद रखना कि सूरत कॉन्फ्रेंस में इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था कि तिलक को जो है बनाए जाने की बात एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वाले यानी चरमपंथी उग्रवादी नेताओं ने किया कि भैया तिलक जी को बनाया जाए। क्यों आज तक जो है उदारवादी नेताओं को बनाया जाता रहा है, लिबरल्स को बनाया जाता रहा है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन एक बार मौका दिया जाए बाल गंगाधर तिलक को
लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी को मौका नहीं दिया गया। और इससे पहले भी 1906 वाले सेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, उससे पहले भी जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वाले हैं, जो उग्रवादी नेता है बाल गंगाधर तिलक ने ये डिमांड रखा था कि लाला लाजपत राय को बना दीजिए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष। लेकिन नरमवादी दल के लोग जो है अड़े रहे कि नहीं, रास बिहारी घोष को ही बनाया जाएगा। तो जब बातें नहीं सुनी गई तो वहां पे तो एडजस्ट किया गया, दादा भाई नौरोजी को बना करके किसी तरह से विवाद को खत्म किया गया। लेकिन ये विवाद इतना गहरा हो गया कि 1907 आते आते जब तिलक की बात की गई तो उदारवादी नेता जो है, जो मॉडरेट लीडर है, जो लिबरल्स लीडर है, उन लोगों ने उग्रवादियों की बात को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में दोस्तों बंटवारा हो गया। वैसे 4 बड़े जो कारण हैं उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग को व्याख्या कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि आप लोग को पता चल जाए। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उस समय याद रखना है बनारस के जो है वो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के आगे पॉलिटिकल गुरु बनेंगे दोस्तों, और ये नरम दल के एक नेता है, यानी जो है मॉडरेट लीडर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे हम चले, इससे पहले थोड़ा सा सूरत अधिवेशन में आखिर कांग्रेस पार्टी के बंटवारा का जो ये कारण है तो वो कारण में क्या था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाला इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। हाँ, अब इसको देखते हैं। 4 बड़े सबसे कारण की शुरुआत कहां से होती है? आखिर कांग्रेस की बंटवारा की जो है आखिर अचानक तो नहीं हो गई, कोई तो कोई रीजन होगा। तो वो रीजन 4 सबसे बड़े कारणों को मैं बता रहा हूं, और यहां पे जरा ध्यान रखना। ये कांग्रेस के विभाजन का दोस्तों, कांग्रेस के विभाजन का जो कारण है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस का जो है डिवाइडेशन, या जो डिवाइडेशन ऑफ कांग्रेस है ना, कांग्रेस का जो बंटवारा है उसका मेन कॉज हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बंटवारे का जो है वो कारण क्या था। तो कांग्रेस के विभाजन का दोस्तों कारण में से पहला कारण जो है, वो पहला कारण जो शुरुआत होता है वो 1905 से शुरू होती है। गरम बदल और नरम दल, यानी नरम दल किसको हम बोलते हैं? उदारवादियों को बोलते हैं। आगे 1907 में ये बातें प्रयोग की जाएगी, लेकिन जरा ध्यान में रखना, मॉडरेट लीडर को, मॉडरेट लीडर यानी जिसे लिबरल्स भी बोलते हैं, उदारवादी आपको बताया था, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी। उग्रवादी नेता में कौन कौन? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष। और उदारवादी नेता यानी मॉडरेट में कौन कौन? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आरसी दत्त, है ना, दीन साहब आचा, गोविंद रानाडे, महादेव सरदेसाई, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू सहित बहुत सारे नेता जो है ये मॉडरेट लीडर थे। तो अब देखो दोस्तों 1905 में जो है क्या होता है, 1905 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, जिसे हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और फिर ई और फिर जाकर के पहला अक्षर से उसको हम नोट करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या हो गया? गरमपंथी, चरमपंथी या उग्रवादी बोलते हैं, उग्रवादी नेता, उग्रवादी नेता। और मॉडरेट जो दोस्तों, इसको हम लिबरल्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लिबरल्स भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है उदारवादी नेता हिंदी में बोला जाता है। जरा ध्यान में रखना इस बात को, और पीछे भी मैंने बताया है, पीछे के वीडियो में डिटेल में बताया गया है, इसको देख लेना। तो ये जो मॉडरेट लीडर है, वो मॉडरेट लीडर क्या चाहते थे? तो मॉडरेट लीडर चाहते थे कि 1905 में एक्चुअल में हुआ क्या कि 1905 में ब्रिटेन का प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाले थे भारत, यानी राजकुमार आने वाले थे दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इनके स्वागत समारोह को लेकर के दोनों की आइडियोलॉजी में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस था, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर और मॉडरेट लीडर के बीच वैचारिक मतभेद था, और लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडर, और वो भी किसके ये में? तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ही जो है इन दोनों के बीच था। तो वो कौन कौन था? तो जरा ध्यान में रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेकर के क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को राजकुमार, यानी ब्रिटेन का जो राजकुमार है जो आ रहा है, उसके स्वागत को लेकर के ये था कि मॉडरेट चाहते थे, एम फॉर मॉडरेट मैं लिखूंगा और पहला अक्षर ई लिख दूंगा, तो आप समझ जाना कि एक्सट्रीमिस्ट की सर बात कर रहे हैं।
एम फॉर मॉडरेट यानी उदारवादियों की बात कर रहे हैं, और ई फॉर जो है एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादियों की सर बात कर रहे हैं। इतना समझ जाना, पहला अक्षर ले लिया हूं दोनों से। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को लेकर के जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि हम इनका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे यानी स्वागत करेंगे, और जबकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर कह रहे थे कि नहीं, हम इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे यानी इनका विरोध करेंगे। अब ये विरोध क्यों करना चाहते थे? विरोध इसलिए करना चाहते थे कि इन लोगों का कहना था कि भैया प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ था जब 1896 से 1896 से लेकर के 1900 तक जो है भारत में अकाल पड़ा था। एडवर्ड सेवन तो आया था दिल्ली दरबार सेकंड में 1903 में, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। भारत के लोगों के साथ ब्रिटेन वालों ने क्या ऐसा अच्छा कर दिया जिसको लेकर के हम ब्रिटेन के राजकुमार को स्वागत की इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उसको हम विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि भारत की जनता जो है ब्रिटिश सरकार से खुश नहीं है, ताकि उसको समझ में आए कि नहीं, भारत में जो है हम अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए, एजुकेशन पॉलिसी अच्छा लेकर के आए, भारत के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखे, और इस तरह से जो एक्सप्लोटेशन वाली जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा हम हटाए। तो इस बात को जरा समझिए, प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत करना चाहते थे कौन लोग? मॉडरेट लोग, और जो है एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या कर रहे थे? उसका उन लोगों ने अपोज किया। तो यहाँ पे भी दोनों के विचारधाराओं में अंतर देखा। तो पहला कारण तो यही था। अब दोस्तों बता रहे हैं दूसरे कारण पे, जरा चलो। दूसरा कारण, दूसरा जो है, कब इन लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ? 1906 में दोस्तों, 1906 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस, कलकत्ता अधिवेशन होने वाला था। कांग्रेस पार्टी की कलकत्ता में बैठक होने वाली थी, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर के, पद को लेकर के विवाद हो गया कि उस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया, प्रेसिडेंट कौन रहेगा। यानी जो है कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, इसको लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है दोस्तों, जरा ध्यान में रखिए, ई फॉर क्या होगा? एक्सट्रीमिस्ट यानी बाल गंगाधर तिलक वाला। एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वांटेड लाला लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन 1906। कलकत्ता सेशन 1906 वाले में चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। क्यों? क्योंकि 1885 में, 1885 में जब से कांग्रेस बनी है, तब से इन लोग की डिमांड थी कि से भैया तुम लोग लिबरल्स वाले ही अध्यक्ष क्यों बनते आ रहे हो, हम लोगों को मौका क्यों नहीं देते हो, और हम स्वराज की मांग कर रहे हैं, तुम लोग अपने ही देश के होकर के और हमारा विरोध क्यों कर रहे हो। भारत की जनता, मध्यम वर्गीय जनता जो है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, कॉमन पीपल जो है, इतने ज्यादा जो है वो परेशान है, और तुम लोग को ये समझ में नहीं आता। तो वो स्वराज की डिमांड को, प्रस्ताव को पास करवाना चाहते थे इस जो है कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन जो है इसीलिए लाला लाजपत राय को इन लोग क्या, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। लेकिन उदारवादियों ने इसका विरोध किया। उदारवादी कहते थे, लिबरल्स कहते थे, यानी मॉडरेट वाले कहते थे कि नहीं, रास बिहारी घोष बनेंगे, यानी हमारा ही बनेगा। क्यों भाई? कांग्रेस पार्टी में क्या कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं बन सकता क्या? और सच में आप पूछिए तो लिबरल्स नेता इस तरह के थे कांग्रेस के कि उन लोगों ने जिद पकड़ लिया था कि नहीं, जब भी बनेगा वो लिबरल्स ही प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसे जैसे उनका फैमिली का कोई जो है ना ट्रेडिशन चल रहा है। दोस्तों मैं जानता हूं कि मैं ये गलत बात बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा सोचिए कि आखिर क्यों नहीं बनने दिया जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी तो कांग्रेस के ही मेंबर थे ना। और हुआ भी ऐसा, तिलक जी मर गए बेचारे, लेकिन कभी भी जो है अध्यक्ष नहीं बन पाए। 1906 में जो है, 1907 में जो है तिलक को लेकर के होगा, और कभी भी उनको नहीं बनाया गया। हाँ, लाला लाजपत राय जी को तो 1920 के दौरान जब तिलक जी मर गए, तो तिलक जी की ये चूंकि इच्छा थी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर एक बार जो है वो अध्यक्ष बने और अपने विचारों को रखे कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के सामने। तो जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी शुरू करते, उसी दिन जो है दुर्भाग्य से जो है उनकी मौत हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं की मौत हो जाती है, और मरने के बाद जो है गांधी जी ने कहा कि नहीं, कॉन्फ्रेंस तो होगा भले दिसंबर में नागपुर वाला, लेकिन इससे पहले हम स्पेशल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बुलाएंगे, और स्पेशल कॉन्फ्रेंस जो है 4 सितंबर 1920 को, दोस्तों याद रखना, 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने स्पेशल कॉन्फ्रेंस यानी विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन का मतलब होता है जो दिसंबर में ना हो, उससे पहले अर्जेंट बुलाया जाए, जैसे कि सितंबर महीने में 4 सितंबर 1920 को बुलाया गया। तो कलकत्ता में बुला करके और गांधी जी ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया था
गांधी जी के सहयोग से लाला लाजपत राय पहले ऐसे जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर बने जो कलकत्ता अधिवेशन के 4 सितंबर 1920 को अध्यक्ष रहे। ये बातें नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कर देता है कि पहला ऐसा उग्रवादी, इसमें से कौन से ऐसे उग्रवादी नेता है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है जो अध्यक्ष रहे हैं और किस अधिवेशन के रहे? तो कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को, और फिर जाकर के लाला लाजपत राय, और किसकी सहायता से बने? तो ऑन द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, और नहीं तो कोई भी आज तक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में नहीं बन पाया था। इतना बड़े जिद्दी जो है वो लिबरल्स लोग थे, कॉमन पीपल चाहे कुछ भी। और यही रीजन था ना कि वो उनका अर्बन एरिया तक ही जो है प्रभाव था, किसी भी रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रभाव नहीं गया। कांग्रेस जो है कुडंट बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कॉमन पीपल। भारत की जो आम जनता है ना दोस्तों, उस आम जनता का जो है ये मतलब हेल्प नहीं पा सकी। आम जनता का जो है आम जनता का जो है सपोर्ट नहीं प्राप्त कर सके उदारवादी नेता, और यही तो रीजन रह पड़ा कि 1885 से 1905 तक 20 साल हो गया, लेकिन भारत की जनता का सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिला, और इसी के कारण जो है उग्रवादी नेताओं का जो है भारतीय पटल पे उदय हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लीडरों का। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था। एक तो कलकत्ता में जब अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हुआ, तो इस विवाद को लिए दादा भाई नौरोजी को विवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से और कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं, कि ये कांग्रेस पार्टी के और भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उस समय बुजुर्ग सबसे नेता ये थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी उसको काफी जो है, दादा भाई नौरोजी को एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका जो है वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और जो है लिबरल्स भी करते थे। और इन दोनों में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के विवाद को जो है वो खत्म कराने के लिए कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी जो हमारे देश के पहले पार्सियन अध्यक्ष रहे, 1886 में 3 बार बने कांग्रेस पार्टी के। 1906 में जो है ये जब बने, तो उस समय जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वगैरह जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरों की जो डिमांड थी कि हमें स्वराज चाहिए, तो वो स्वराज की मांग को इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी के द्वारा पारित करवाया, पास करवाया। ध्यान में रखिएगा, स्वराज की मांग जो है पहली बार किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है वो क्या प्रस्ताव को पारित किया गया था? याद रखना है दोस्तों, वो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित भी किया गया था, अनुमोदित भी किया गया था, और उसी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। 1906 में स्वराज की पहली बार जो है स्वराज ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग कब रखी गई? आंसर हो सकता है 1906 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में ये मांग रखी गई? दादा भाई नौरोजी की। दोस्तों ये याद रखना। तो विवाद तो यहाँ तो फिर क्या हुआ, विवाद को निपटारा हो गया प्रेसिडेंट पद को लेकर के जो कलकत्ता में उभरा था। अब तीसरा क्या था? तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों देख लेते हैं। तीसरा कारण फिर से यहाँ पे एक बार उभर गया कि आखिर स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा है, उसमें स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, कि स्वदेशी आंदोलन का फैलाव जो है एक्सटेंड कहां से कहां तक हो, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के विवाद था, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के विवाद था। ये तीसरा कारण था। क्या था? एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि पूरा देश जो है ना, होल कंट्री को ये पता होना चाहिए, पूरा देश में फैलाया जाएगा, मैं फैलाना है, ये चाहते थे। और मॉडरेट लीडर जो है वो बोल रहे थे कि नहीं, केवल इसको जो है स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखा जाए। कल बताए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद जो है स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और विरोधी थे, जो कि एक मॉडरेट में थे। तो बंगाल तक सीमित रखा जाए, तक सीमित रखा जाए इसको, इससे आगे ना सीमित रखा जाए। दोस्तों अब जरा सोचिए, एक तो बंगाल विभाजन करके ब्रिटिश सरकार ने जो है धर्म के नाम पे भारत के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया है, भारत की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया है। और यहाँ मोदी सरकार जो है एक तरह से फेवर करता हुआ नजर आ रही है ब्रिटिश सरकार का। बंगाल तक सीमित रखने का क्या मतलब है भाई? ब्रिटिश सरकार ने भारत के एकता पर प्रहार किया है, भारत की नेशनलिज्म पे, भारत के नेशनल कॉन्शियसनेस पे प्रहार किया है, अटैक किया है। और फिर जाकर के ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत तक ही इसको सीमित रखा जाए, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। क्यों? आप क्यों नहीं चाहते कि पूरे देश में फैले, इतना बड़ा काम करने के बाद भी? और क्या देश की जनता को जो है ये जानने का हक नहीं था कि धर्म के नाम पे बंगाल का विभाजन हुआ है? वैसे कारण तो और थे,
लेकिन ये भी एक कारण था कि ये लोग चाहते नहीं थे कि पूरे देश में फैले, जबकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है दोस्तों, याद रखना है कि पूरे देश भर में ये कह रहे थे कि पूरे देश की जनता को ये जानने का हक है कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से घटिया पॉलिसी ला रही है और किस तरह से हमारी यूनिटी को अब तोड़ने पर लगी हुई है। इतने दिन तक आर्थिक रूप से शोषण किया, इकोनॉमिकली जो है वीक करने का प्रयास किया, भारत के व्यापारियों को जो है तहस नहस कर दिया, किसानों को तहस नहस कर दिया, किसानों का जमकर से शोषण किया, भारत के लोगों से अत्याचार किया, अलग अलग भारत के शासकों से जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति ला करके और ये जो है सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस ला करके जो है किया। अब जो है अब क्या कर रही है, अब भारत के यूनिटी हिंदू और मुस्लिम वाला गेम खेलने में लगी हुई है। तो पूरे देश की जनता को यह पता लगना चाहिए। और वहीं पे जो है इन लोगों ने कहा, थोड़ा सा यह भी एक आइडियोलॉजिकल दोनों का डिफरेंस था और स्वदेशी आंदोलन को लेकर के एक्सट्रीमिस्ट लीडर चाहते थे पूरे देश भर में पता चले लोगों को, जबकि मॉडरेट लीडर चाहते थे इससे नहीं पूरे देश में पता न चले, केवल बंगाल तक सीमित। आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए अपना विचार को कि हाँ इसमें से कौन सही था और कौन गलत था। चलो दोस्तों, नौ चौथा लास्ट और फाइनल, यहीं पे कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हो जाएगा और वो है सूरत अधिवेशन। 1907 में जो सूरत का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ना दोस्तों कांग्रेस का, उसमें फिर से एक बार अध्यक्ष पद को लेकर के, देखो उदारवादी नेता कितने जिद्दी थे, लिबरल्स कितने जिद्दी थे, जरा सोचो। अब यहां पे सूरत अधिवेशन में हो क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे देख लो। सूरत अधिवेशन के फिर से एक बार अध्यक्ष पद को लेकर के और प्लेस को लेकर के, यानी जगह को, प्रेजेंट और प्लेस को लेकर के, यानी स्थान को लेकर के जो है दोस्तों इन दोनों में जंग छिड़ जाती है। अब की बार स्थान को लेकर के भी है। क्या मॉडरेट क्या चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी नेता, मॉडरेट उदारवादी नेता क्या चाहते थे? अध्यक्ष बनाना चाहते थे कि चलो, मॉडरेट ने कहा कि फिर से एक बार इन लोगों ने राग अलापना कर गया, नहीं रास बिहारी घोष को उसमें तो नहीं बनाया गया, दादा भाई नौरोजी बन गए, लेकिन अब की बार रास बिहारी घोष को बनाकर रहेंगे। ये मॉडरेट जीत पकड़े हुए थे और उग्रवादी नेताओं ने, एक्सट्रीमिस्ट लीडरों ने कहा कि चलो भाई, मैं मानता हूं कि लाला लाजपत राय पे आपको आपत्ति है, 1906 में आपने लाला लाजपत राय का विरोध किया, हो सकता है कि उनसे वैचारिक मतभेद हो या ऐसे उनको लगता हो कि नहीं नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को आप बनाइए। लाला लाजपत राय ने कहा ठीक है हम नहीं बन सकते, बाल गंगाधर तिलक जी को बना दीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक को ये अध्यक्ष जो है बनाना, और गंगाधर तिलक को लेकर के ही, बाल गंगाधर तिलक को लेकर के ही तो यहाँ पे विवाद छिड़ा और कांग्रेस पार्टी दो भागों में जो है वो क्या हुई, बट गई यहाँ पे दोस्तों। तो एक स्थान को लेकर के भी एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि नागपुर में ये कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बुला दिया सूरत में दोस्तों। अब जरा सोचो, आप स्थान चेंज कर दिए, ठीक है, नागपुर में वो क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडरों का वहां पे थोड़ा सा अच्छा मतलब सपोर्ट था लोगों का, और नागपुर में ये बुलाना चाहते थे। ये जो है क्या चाहते थे कि सूरत में बुलाया जाए दोस्तों। अब देखो, सूरत में आपने बुला तो दिया, एक बात है, जब वो लोग मान गए तो कम से कम आपको अध्यक्ष को लेकर के तो मानना चाहिए था, लेकिन अध्यक्ष को लेकर के भी मानने के लिए तैयार नहीं थे मॉडरेट लीडर, एक ही जिद पकड़े हुए थे कि रासबिहारी घोष को बनाएंगे। अब सवाल है कि क्या रासबिहारी घोष बने? बिल्कुल नहीं बन पाए दोस्तों। दे देता है कि रासबिहारी घोष ऑप्शन 1907 के अध्यक्ष रहे, ये सही बात है, लेकिन उसमें मारपीट हो गया था, कुर्सी का चला चलावल हो गया था, जिससे क्या हुआ कि ये जो है कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से रुक गया। और 1908 में जब अगला कॉन्फ्रेंस होगा, जब बंटवारे के बाद, कांग्रेस के बंटवारे के बाद, तब जा करके जो है ये रासबिहारी घोष को मिलेगा मौका अध्यक्ष बनने का। तो देखो ये जो है क्या हुआ, यही विवाद दो था अध्यक्ष और स्थान को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। एक को बोला गया दोस्तों गरम दल, यानी एक्सट्रीम पार्टी, एक्सट्रीम पार्टी दोस्तों, और दूसरे को बोला गया सॉफ्ट पार्टी, नरम दल। ये दोनों पार्टी बन गई नरम दल, यानी ये नरम दल वाले अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते रहे और गरम दल वाले ने जो है ये एक अलग से इंडियन नेशनल पार्टी के नाम से बना लिया अपना। तो ये मैंने बताया कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया सूरत कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी का। तो ये चार बड़े जो है कारण थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन अगला कैसे क्या क्या सॉल्व करना है हम लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष, ये पूछ रहा है कि ये कौन थे। आपका आंसर राइट ऑप्शन क्या होगा? आरसी घोष, यानी रासबिहारी घोष को बनाया गया था, ये भी मैंने बताया।
चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द सूरत पार्टीशन, यानी सूरत पार्टीशन, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ह्यूम ने, गलत है। ह्यूम कौन है? आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का फाउंडर है। डफरिन भारत का वायसराय है, ये भी गलत है। और गांधी जी, गांधी जी तो उस समय तो थे ही नहीं। 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी का जो है क्या होता है, भारत में आगमन होता है। अप्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इससे पहले आगे पढ़ाएंगे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं। 1893 में 1893 में गए थे और भारत में इनका आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन है तिलक। तिलक जी को लेकर के ही विवाद हुआ था, अभी मैंने बताया भी। तो सूरज विभाजन का नेतृत्व जो है एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से क्या किसने किया? तिलक जी ने किया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए, ये मैंने बता दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा जो है क्वेश्चन जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में करेक्ट कौन सा नहीं है। तो अब देखो, उन्होंने पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक बुक लिखी। पहले दिन जब मैं क्लास लिया था उसी दिन मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो है एक इकोनॉमिस्ट थे और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, वैसे तो कई बुक लिखे थे लेकिन ये काफी फेमस रही, कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस किताब को पब्लिश किया गया था दोस्तों 1867 में, जिसमें उन्होंने क्या दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, यानी जो है धन निष्कासन का सिद्धांत। प्रश्न ये भी कई बार एग्जाम में बना चुका है कि धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? तो वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। जरा याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं बोल देता हूं मुंह से लेकिन वो लिखता नहीं हूं, आप लोग को जरा ध्यान में रखना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिख लीजिए यहाँ पे, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत, इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। और कौन से बुक में? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए थे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो है, अब अगला बात पढ़ते हैं कि उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी लंदन में कार्य किया था। एकदम राइट ऑप्शन है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि गुजरात के जो है वो प्रोफेसर के तौर पे लंदन यूनिवर्सिटी लंदन में उन्होंने कार्य किया था, जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने बॉम्बे में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। बिल्कुल, बॉम्बे में जो है उनकी एक, याद रखना है कि एक एसोसिएशन भी चलता था जो 1852 में दोस्तों बना था, और उसका नाम क्या है? 1852 में जो बना था, बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसको जरा लिख लेना आप लोग कि बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जानते हैं इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला जो है क्या दे रहा है? नेक्स्ट वाला है कि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी के टिकट के रूप में चुने गए थे। मैंने कल भी बताया था दोस्तों पिछले वाले क्लास में, और आपको फिर से एक बार बता दूं, अनुदारवादी इंग्लिश में कंजर्वेटिव पार्टी। वहां पे बताया था कि ब्रिटेन में 3 पार्टी सबसे ज्यादा फेमस थी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल का हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, इस बात को जरा समझिए। लिबरल का मतलब होता है जो है उदारवादी पार्टी। अनुदार यहाँ कंजर्वेटिव का है, तो कंजर्वेटिव से नहीं बल्कि बताए थे कि लिबरल पार्टी के जो है चुने गए थे 1890 में। 1890 में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड से, यानी वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी जो है ब्रिटेन के राज्यसभा से ये चुने गए थे दोस्तों 1890 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गलत क्या है इसमें? गलत यही है कि अनुदारवादी से टिकट नहीं बल्कि लिबरल से, यानी उदारवादी नेता थे। तो ये गलत, यहाँ पे ये उदारवादी दिया रहता तो सही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अनुदारवादी, गलत है। नेक्स्ट जो है, अब आगे जो है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई 1867 में जो है 67 में पब्लिश हुई। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी। इसी में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम निकालने की जो है ना, वो भी थ्योरी दी हुई थी दोस्तों। और इसी बुक में ये पहली बार बताया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा कि लगभग $7 बिलियन से भी ज्यादा जो है धन निष्कासन सिद्धांत में, ये अब तक 1867 तक जो है ये हमारे देश से जो है लेकर के गए हैं ब्रिटिश केवल जो है $7 बिलियन से। जरा सोचो, $7 बिलियन, बिलियन में भी डॉलर मिला हो। आज के डेट में डॉलर का मतलब 80-82 रुपए होगा, और उसमें 7 में 7 मल्टीप्लाई 82 कर देना, इतना बिलियन रुपया।
उस समय तक, उस समय का बिलियन का बहुत ज्यादा महत्व होता था। जरा सोचो, खरबों रुपए जो है लूट करके ब्रिटिश सरकार गए और उन्होंने कहा कि से उससे भारत का विकास नहीं बल्कि भारत का विनाश ज्यादा हुआ है। ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कोई भारत में विकास नहीं की है उन पैसों से, बल्कि अलग से जो है, तो तब जाकर के अलग अलग कमेटी बैठाई जाने लगी थी। तो नेक्स्ट वाला बातें आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कह रहा है भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी, देखो यहाँ पे आ गया ना लिबरल्स की बातें, अनुदार और उदारवादी। तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। अभी मैंने बताया दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादी और उग्रवादी, यानी जो है गरम दल और नरम दल 1907 का सूरत अधिवेशन में हो गया था, ये मैंने अभी बताया था दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला जो है हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है 1909 में मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले कौन था? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव जो ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन में रह करके भारत को कंट्रोल करता था। वायसराय भारत में रहता था, वायसराय की मदद लेकर के, यही दोनों भारत में शासन करते थे, तो डायरेक्ट कंट्रोल वहां से भारत को करता था। अब ये देखो, मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था दोस्तों, और ये मैं बता चुका हूं। ये जो है मॉर्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था। और जरा ध्यान में रखो कि इसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर बम कांड एक्चुअल में क्या है? मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों किससे संबंधित है? जरा इस बात को देखो। देखो, वीडी सावरकर का जो नाम दिया है ना दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडी सावरकर कौन थे? वीडी सावरकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। वीडी सावरकर एक बहुत बड़े इतिहासकार भी रहे हैं। वीडी सावरकर जो है 1857 के किताब भी लिखे, आपको बताया था। ये वीडी सावरकर जो है एक क्रांतिकारी संगठन से भी जुड़े रहे हैं, एक जो है राजनीति से, मतलब एक काफी अच्छा जो है समाज सुधारक के रूप में भी रहे। तो वीडी सावरकर की यदि हम बात करें तो वीडी सावरकर, जिसका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर जी है, ये वीडी सावरकर जो है, अब हम जब बोले एक संगठन के रूप में जो देश को आजाद कराने के लिए, तो हम इंडिया हाउस की बात करेंगे, यानी इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे, जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है वो स्थापित की थी, बनाई थी। लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और जब श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां से छोड़ करके चले जाते हैं लंदन को, पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे लंदन टाइम्स के द्वारा जो है, वहां के जो लंदन टाइम्स का न्यूज़पेपर रहता है दोस्तों, वहां के द्वारा आलोचना की जाती है, और तब जा करके जो है वो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो सावरकर जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं, यानी उस पार्टी से भी जुड़े थे। अब भारत में भी इन्होंने देखा जाए तो 1904 के टाइम पे दोस्तों अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी, यानी जो है ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। अभिनव भारत नाम से जो है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी। मित्र मेला का आयोजन इन्होंने किया था, ये जरा ध्यान में रखना। अभिनव भारत नाम का एक जो है इनका क्या था, 1904 में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने एक क्रांतिकारी संस्था की शुरुआत की थी, और दोस्तों महाराष्ट्र से ये इन्होंने शुरुआत की थी, तो जरा ये ध्यान में रखना है। अब आगे जो है बात करते हैं, अजीत सिंह कौन थे? अजीत सिंह मैंने बताया था, लाला लाजपत राय, ये और अजीत सिंह ये पंजाब के रहने वाले थे। स्वामी श्रद्धानंद जो है पंजाब के रहने वाले थे, तो ये पंजाब के थे। और बिपिन चंद्रपाल आपको बताया था बंगाल के रहने वाले थे, और ये मैंने बताया था ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उग्रवादी नेता थे। अब है प्रफुल्ल चाकी। मेन जो है आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा सी। तो सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है सी, यानी प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। क्या सिर्फ यही है दोस्तों? रियल में मामला क्या था मुजफ्फरपुर इंसिडेंट्स का? थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इस पे, क्योंकि मेरी आदत है कि टॉपिक जो है ना, क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए ताकि और क्वेश्चन आए तो इस पे आप आसानी से कर पाइए। तो देखिए 1908 में एक्चुअल में हुआ क्या? देखिए कलकत्ता जो है ना दोस्तों, कलकत्ता कोर्ट का जज जो है, कलकत्ता का जो है मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग अपनी भाषा में आजकल डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट जो है कलकत्ता का था ये दोस्तों, ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट पोस्ट पे था, जिसका नाम जरा ये ध्यान में रखना, नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, और किंग्सफोर्ड एक
क्रूर टाइप का जो है मजिस्ट्रेट था दोस्तों। वहां के युवाओं के साथ जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब क्या कहे, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अत्याचार करना और तमाम प्रकार की मतलब दबाने का प्रयास करना हर तरह से, तो ये करता था। तो चूंकि देखो भारत में ये जो जिसका अभी हम प्रफुल्ल चाकी की और खुदीराम बोस वगैरह की बात करें, तो ये लोग युवक थे और ये लोग जो है अब कोई परेशान करेगा तो ऑटोमेटिक जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे और फिर जाकर के इसके अलावा भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इन लोगों का, क्रांतिकारियों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि कलकत्ता के मजिस्ट्रेट जो किंग्सफोर्ड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो आ जाता है दोस्तों कहां पे, मुजफ्फरपुर में आ जाता है। और मुजफ्फरपुर में आ जाता है सेशन जज के रूप में, सेशन जज के रूप में आ जाता है कोर्ट में। जरा इस बात को समझो कि मुजफ्फरपुर में जैसे ये सेशन जज बना करके इसको पदोन्नति यानी प्रमोशन करके मजिस्ट्रेट से प्रमोशन करके सेशन जज के रूप में आता है जब ये दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना कि जब सेशन जज के रूप में आया ये, तो इस सेशन जज के रूप में आया तो इसने क्या किया कि एक जो है युगांतर समिति थी, युगांतर कमेटी थी, तो युगांतर कमेटी की अध्यक्षता कर रहा था मुजफ्फरपुर में और एक बैठक, गुप्त बैठक चल रही थी और वही गुप्त बैठक में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोस्तों, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों। देश का ऐसे वीर शहीद पुत्र इन लोग जो अपने देश को आजाद कराने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार से फाइट करने के लिए तैयार थे और ये एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। ऐसे वीर सपूतों को मेरी तरफ से नमन और आप सभी की तरफ से जो है ये कितनी बड़ी जो है शहादत इन लोगों ने आज देश को आजाद कराने के लिए दिया है, ये जो है इन लोगों का नाम बड़ा सराहनीय है और इन लोगों को भारत की आजादी में जो है बड़ा योगदान रहा है। तो देखो खुदीराम बोस की यदि हम बात करें और ये प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया किसे, देखो ये जो युगांतर कमेटी की जो बैठक चल रही है जिसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, सेशन जज यानी मुजफ्फरपुर का, जिसका नाम क्या है, किंग्सफोर्ड, ब्रिटिश अधिकारी। तो इस पे हमें बम फेंकना है ताकि ये जो है ये क्रूर जगह जिस तरह से हम लोगों को दबाया सताया है कलकत्ता में, तो उस तरह से इसका जो है यहीं पे हम लोगों को मारने का प्लान बनाया इन लोगों ने। तो देखो युगांतर कमेटी की जो बैठक चल रही थी इसका सेशन जज जो है किंग्सफोर्ड अध्यक्षता कर रहा था, गुप्त मीटिंग की ये मुजफ्फरपुर में और वहीं पे बम फेंकने का ये इन लोगों ने प्लान बनाया। सवाल है कि ये युगांतर कमेटी की बैठक कब चल रही थी दोस्तों, याद रखना है कि 30 अप्रैल 1908 को ये बैठक चल रही थी दोस्तों और इस दिन इन लोगों ने बम फेंका। लेकिन जो है ये जरा ध्यान में रखना कि इसमें ये बच गया, बल्कि इसके साथ रहने वाले जो ब्रिटिश थे ना वो और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन ये जो है सेशन किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। लेकिन इस बम कांड को हम क्या मुजफ्फरपुर बम कांड यानी मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसमें हुआ क्या कि पुलिस प्रशासन ने, ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है ये जी जैसे हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद जो है, अल्फ्रेड नोबल पार्क जो इलाहाबाद का है, खुद ही गोली मार ली थी लेकिन उन्होंने ब्रिटिश हाथों से नहीं मारा। उसी तरह से प्रफुल्ल चाकी ने भी क्या किया, खुद को गोली मार लिया, जिसे इन जो है कुकर्मियों, इन दुष्टों से जो है हम मरने नहीं मरेंगे बल्कि हम अपने हाथ से खुद ही मरेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो है हम आजादी की लड़ाई के में जो है हमारा जो योगदान है वो हमारा योगदान काफी जो है वो, ये हमेशा इस बात को कहा जाएगा किसे नहीं, ये ऐसे इंसान थे जो ऐसे दुष्टों से नहीं मरे बल्कि जो है खुद को भले गोली मारना इसको जो ज्यादा बेटर समझा, तो गोली जो है खुद को मार लिया। लेकिन खुदीराम बोस को क्या कर लिया गया दोस्तों, पकड़ लिया गया। और ध्यान में रखना एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि 11 अगस्त 1908 को जो है मुजफ्फरपुर जेल में इसको रखा गया था, तो उस दिन निकाल करके फांसी की सजा दे दी गई। सवाल ये कई बार एग्जामों में किया जा चुका है कि खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी की सजा कब दी गई थी, जरा ध्यान में रखना। खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी पाए जाने पर इनको दिया गया था फांसी की सजा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है खुदीराम बोस को। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित
है ये दोस्तों, निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि विनायक दामोदर, जिसे हम वीडी सावरकर बोलते हैं, वीडी सावरकर ने मित्र मेला का आयोजन किया था दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभिनव भारत एक जो है क्रांतिकारी संगठन था, यानी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, और उसको वीडी सावरकर ने जो है स्थापना किया था 1904 में महाराष्ट्र में, अभी थोड़ी देर पहले भी ये, और ये भी ध्यान में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जो है अभिनव भारत की शुरुआत कब की गई थी, 1904 में, ईयर में भी दे सकता है, और किस राष्ट्र किस राज्य से जो है अभिनव भारत की, तो 4 राज्य का नाम दे देगा, बिहार, मतलब जो भी बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, तो जरा ध्यान में रखना महाराष्ट्र दोस्तों, और वीडी सावरकर इसके फाउंडर थे। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं, अगला है मुजफ्फरपुर कांड में, देखो आ गया ना किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर का सेशन जज है, जो कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था इससे पहले, तो हत्या का प्रयास कब किया गया था, अभी बताओ मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था दोस्तों, 1908 में। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं, अनुशीलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए, अनुशीलन समिति भी जो है ना, जैसे अभिनव भारत 1904 में जो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इनको, वीडी सावरकर ने जो स्थापना किया था, स्टेब्लिश किया था, ठीक उसी तरह से अनुशीलन कमेटी जो है ना दोस्तों, वो बंगाल में यानी कलकत्ता में जो है यह स्थापित की गई थी, और यह नाम याद रखना, वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा, वारिंद्र कुमार घोष, इससे पी मित्रा भी जुड़े हुए थे दोस्तों, याद रखना है। तो वारिंद्र कुमार, ये क्या था, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, और देश के अंदर की बात करें दोस्तों, तो अनुशीलन समिति जो है, ये माना जाता है कि अनुशीलन समिति जो है बंगाल में ये पहली जो है वो क्रांतिकारी संस्था थी, यानी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है ये क्रांतिकारी जो है रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पहली जो है क्रांतिकारी संगठन का नाम दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि ये एक क्रांतिकारी यानी रेवोल्यूशनरी जो है वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला है कि हु एस्टेब्लिश्ड अनुशीलन कमेटी, देखो ये भी अनुशीलन कमेटी के बारे में मैंने बात किया दोस्तों, देखो वारिंद्र कुमार घोष, आ गया ना आंसर, आपका आंसर क्या होगा, पी मित्रा भी इसके सदस्य थे, लेकिन वारिंद्र घोष ने जो है अनुशीलन कमेटी की जो है स्थापना की थी बंगाल में, और कब की थी ये भी जरा याद रखना है, 1907 में, और ये बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था के नाम से जानी जाती है। इससे पहले तो लंदन में खुली, श्यामजी कृष्ण वर्मा की खुली 1905 में, 1904 में बताया इससे पहले, लेकिन वो महाराष्ट्र में थी दोस्तों, और ये जो है 1907 में। थोड़ा सा दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं और फिर जाकर के अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा तब तक देखते रहो। अगला क्वेश्चन क्या है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों। हाँ, अब चलते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, किसने किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ध्यान में रखिएगा, लंदन में 1905 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया जा सकता है, लंदन में पहली क्रांतिकारी संस्था, पहली जो है देश के मतलब देश को आजाद कराने के लिए, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्वशासन यानी जो है भारत को जो है वो स्वराज दिया जाए, इसके लिए लड़ी, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। अब मैं ये बताता हूँ श्यामजी कृष्ण वर्मा थे कौन भाई और कहाँ के, ध्यान में रखना ये भारतीय थे, और ये जो है 1897 में 1897 में जो है जा करके लंदन में बस गए थे, वहीं पे अपना घर द्वार वगैरह बना लिए थे दोस्तों, 1897 में ये लंदन गए थे भारत से, और वहां पे जब गए ना तो वहां 8 साल के अंदर ही अंदर आप देखो 1905 में एक जो है भारत को आजाद कराने के लिए, जिसका मेन उद्देश्य था इस इंडियन होम रूल सोसाइटी का बनाया, और इंडियन होम रूल सोसाइटी का मेन जो पर्पस था वो था भारत को स्वशासन यानी स्वराज की प्राप्ति करवाना दोस्तों। जरा एक बात ध्यान में रखना, ये गए, इनकी जो मृत्यु हुई है यहीं पे, क्योंकि पूछ लेता है कि ये रहने वाले कहाँ के, तो भारतीय है, और ध्यान में रखना ये भारतीय है, तो भारत में किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं भैया, तो याद रखना है गुजराती थे, गुजरात के रहने वाले, और 1930 में जो है इनकी जेनेवा में मृत्यु हो गई थी, ये जरा ध्यान में रखना है दोस्तों, पेरिस जेनेवा,
तो अब जेनेवा में इनकी मृत्यु 1930 में हो गई थी, सॉरी। तो अब आगे नेक्स्ट वाला एक और भी बातें समझिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर के दोस्तों कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे एक तो हमने समझ लिया कि 1905 में ये सोसाइटी बनी थी। दूसरी बात समझे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये जो 1905 में बनाया था, तो इसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी ने एक जो है हॉस्टल वहां पे बनवाया था, जिसका नाम था दोस्तों, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस क्या था, लंदन में एक जो है इस इंडियन होम रूल सोसाइटी ने मिलकर के क्या किया था, इंडियन हाउस नाम का एक हॉस्टल बनवाया था। और दोस्तों इसी में ये लोग रहते थे, इसी में सब काम किया जाता था, और यही से डिसीजन लिया जाता था कि हमें क्या करना है। और लंदन ब्रिटेन के जितने भी यूथ है उसको एकजुट करना है, उनको अवेयर करना है कि भाई वो पॉलिटिकली अवेयर हो अपने देश को आजाद करने के लिए, स्वशासन के लिए, स्वराज के लिए। तो इंडिया हाउस एक हॉस्टल का नाम है। और ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना, इसका भी आंसर क्या होगा, 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना 1905 में, और किसके द्वारा, दोनों के लिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब सवाल उठता है कि इसके कौन कौन से सदस्य रहे, क्योंकि क्वेश्चन कर देगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है उसके सदस्य निम्न में से कौन कौन रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, आगे जाकर के गद्दर पार्टी से भी ये लोग जुड़ जाएंगे, जो सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पार्टी बनाई जाएगी, 1913 में पढ़ाएंगे हम आपको। तो ये ध्यान में रखिए। पहला नंबर पे लाला हरदयाल, इसके जो है क्या थे, इसके सदस्य थे, कुछ सदस्य याद रखिएगा आप लोग मेंबर का। हरदयाल जो आगे जाकर के गद्दर पार्टी के फाउंडर बन जाएंगे 1913 के टाइम पे। तो लाला हरदयाल जो है इसके एक मेंबर थे। उसके बाद मैडम भिकाजी कामा, इनके बारे में भी आगे दोस्तों बताएंगे। मैडम भिकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी, एक तरह से मां के तौर पे देखा जाता है। और तीसरे नंबर पे याद रखना इनका नाम भाई परमानंद, क्योंकि कभी कभी प्रोमिनेंट मेंबर्स के बारे में पूछ देता है कि ये बताइए कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, कौन मेंबर नहीं है, who was not the member of Indian Home Rule Society, या who was the member of Indian Home Rule Society। तो ये आपको रखना है भाई परमानंद। ये कोई नाम दे सकता है, 5 नाम इसका लिखवा देता हूं जो इसको। और वीडी सावरकर जो है इसमें, वीडी सावरकर भी जो है सदस्य थे। वीडी सावरकर याद रखना इनका दोस्तों नाम, वीडी सावरकर भी सदस्य थे। और वीडी सावरकर के साथ जो है 5वां नाम याद रखना दोस्तों, वारिंद्र चट्टोपाध्याय। वारिंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है इसका, ये जो है ये सब क्या है, इसके जो है ये मेंबर रहे हैं। अब इसके अलावा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि इस इंडियन होम रूल सोसाइटी ने जो है, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां पे एक जो है मैगजीन प्रकाशित किया दोस्तों। मैगजीन यानी पत्रिका प्रकाशित किया। उस पत्रिका का नाम क्या था, याद रखना है, इंडियन साइकोलॉजिस्ट। इंडियन साइकोलॉजिस्ट नाम का जो है ये मैगजीन पब्लिश किया गया था। इंडियन साइकोलॉजिस्ट मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन, लंदन में जो है ये किया गया। तो दोस्तों ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब उसके बाद में सारी बातें थोड़ा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा चल देते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी दोस्तों, अभी बताइए। अभी मैंने बताया 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। स्थान कहाँ है, लंदन है, ये भी ध्यान में रखना है, लंदन जो है इसका स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसने की थी, अब बताइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और यही श्यामजी कृष्ण वर्मा पे जब वहां लंदन टाइम्स के जो है में आलोचना की जाती है, वहां से ये क्या करते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बदले में जो है जो इसको इंडियन हाउस की जो है, इंडियन हाउस की यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है वो कमान संभालता है, उसका नाम है वीडी सावरकर ने संभाला था दोस्तों, याद रखना, वीडी सावरकर। और एक और नाम इसमें याद रखना कि जो इसके मेंबर थे, जो छूट गया वहां पे 5वां, मदन मोहन लाल ढींगरा। जरा ध्यान में रखिए, मदन मोहन लाल ढींगरा जो है, मोहन लाल ढींगरा। और मदन मोहन लाल ढींगरा के साथ साथ जो है उधम सिंह, जिन्होंने जाकर के जनरल माइकल ओडायर की हत्या, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था पंजाब में, उसको जो है वहां पे
गोली मार करके हत्या की थी, जिसको लेकर के उधम सिंह जो पंजाबी थे क्रांतिकारी 1940 में मारा था। तो 1940 में मारा था तो उनको पेंटानविले जेल में रखा गया और पेंटानविले जेल से निकाल करके वहां पे फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों 29 अप्रैल को, मैंने बताया था आप सबको। और ध्यान में रखना, दो ऐसे क्रांतिकारियों के मदन मोहन लाल ढींगरा और उधम सिंह, दो ऐसे क्रांतिकारी भारत के हुए हैं जिसको लंदन में फांसी, क्योंकि प्रश्न किया जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने लंदन में से निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी। तो एक जो है मदन मोहन लाल ढींगरा और एक जो है उधम सिंह को। ये जरा ये ध्यान में रखना दोस्तों, उधम सिंह को। और ये वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल अभी मैंने बताया, बरकतुल्ला भी जो है इसमें से क्या ये रहे, इसकी जो है इसके सदस्य रहे हैं। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने गद्दार पार्टी का गठन किया। अब गद्दार पार्टी वाला जो है अगला हमारा यहाँ से 23 से चलेगा। मैंने अभी बताया था दोस्तों कि गद्दार पार्टी से ये लोग जुड़ जाएंगे। लाला हरदयाल जो है गद्दार पार्टी के फाउंडर रहे हैं दोस्तों। अब गद्दार पार्टी एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया दोस्तों 1913 में। कब इसका गठन हुआ, क्यों हुआ, ये जरा सोचिए। फर्स्ट जो है, अब आगे जरा समझिए, लाला हरदयाल जी जो है ये भी अब आगे जाकर के क्या करते हैं, जब यहां से छोड़ करके लंदन ये जाते हैं और कहां पे चले जाते हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान में रखिएगा, ये चले जाते हैं अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में जब जाते हैं तो वहां के ये प्रोफेसर बन जाते हैं। और ये ध्यान में रखना, लाला हरदयाल जो है वो पंजाब प्रांत से रहने वाले थे। कहां के थे, तो पंजाब के रहने वाले थे। और जब ये लोग जाते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या था कि भारत से जो है बहुत सारे लोग 1904 के दौरान जो है, और 1904 के दौरान क्या हुए थे कि यहां से जा करके भारत के जो पंजाबी, बेसिकली हम बात करें किसानों की, एक सर्विसमैन की, वो यहां से पलायन करके जा करके जो है अमेरिका में बस गए थे। इसके पीछे कारण क्या था, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में गए थे। और कारण सिंपल था कि 1896 से लेकर के और 1900 के बीच जो दोस्तों फेमिन आया ना हमारे यहाँ, जो अकाल पड़ा ना, तो ये फेमिन इतना दर्दनाक था कि इसमें जो है पंजाब में सबसे ज्यादा असर देखा गया था और यहाँ के लोग पलायन पे मजबूर, माइग्रेट जो है करने पे मजबूर हो गए थे दोस्तों। तो 1904-5 के दौरान यदि हम देखेंगे तो ये लोग जो है माइग्रेट करके रोजगार की तलाश में जो है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है यहाँ से चले गए, नॉर्थ अमेरिका में जाकर के लोग बस गए। और वहां पे जाने के बाद 1912 में जो है, क्योंकि भारत में तो देखे थे कि किस तरह से हम लोगों को सताया गया, दबाया गया और हम लोगों का शोषण किया गया है, तो भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे। क्योंकि चूंकि ये इसमें से देखोगे ना तो सारे के सारे क्या रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे रेवोल्यूशनरी ही तो रहे हैं। आप बीडी सावरकर की भी बात करेंगे तो बीडी सावरकर क्रांतिकारी संगठन से, जिसका लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी अभी बताया, उससे भी जुड़े हुए थे। भारत में भी अभिनव भारत की शुरुआत की थी। रास बिहारी बोस तो देश में जो है ना ये मेन थे, रास बिहारी बोस। और ये ध्यान में रखना, ये बहुत रास बिहारी बोस मेन थे यहाँ। और उसके अलावा जो है भारत के क्रांतिकारी नेताओं में से मुख्य थे मदन मोहन लाल ढींगरा, ये भी क्रांतिकारी इंडियन हाउस से, और लाला हरदयाल ऑलरेडी जो है जुड़े हुए थे। तो 1912 में ये लोग करते क्या है, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में एक जगह पड़ता है, एक खूबसूरत सा शहर पड़ता है दोस्तों, आज भी है वो शहर, जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। आप लोग लिख लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को जो है, जो नॉर्थ अमेरिका में है दोस्तों, 1912 में लाला हरदयाल अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें भाई परमानंद, बरकतुल्ला जो ऑलरेडी इनसे जुड़े हुए हैं, है ना, उन सबको लेकर के जो है, और ये क्या करते हैं कि वहां पे 1912 में एक आश्रम स्थापित करते हैं जिसका नाम रखा जाता है युगांतर आश्रम। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि भारत, जितने भी लोग अमेरिका में भारत के लोग रह रहे हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और देश को आजाद कराने के लिए जो है ना चंदा यानी डोनेशन लिया जाए। और डोनेशन किस तरह से काम करेगा, भारत में रास बिहारी बोस जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत में मेन थे। और जब वहां से पैसा और हथियार, लड़ने के लिए दोनों चाहिए, आपको पैसे की भी जरूरत है और हथियार, वीपन्स, चूंकि भारत में लाठी डंडे के अलावा कुछ था नहीं ब्रिटिश सरकार से, तो ये चूंकि क्रांतिकारी थे तो ये हिंसा में विश्वास करते थे कि हाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ना ना, ये उसमें हिंसा जायज होता है, कोई गलत नहीं है, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अब देखिए राइट के लिए लड़ रहे हैं, तो ये रास बिहारी बोस को जो है यहाँ पे ये रिसीव करते थे भारत में
और ये लोग क्या करते थे कि गुप्त तरीके से यानी गुरिल्ला टेक्निक से, गुरिल्ला टेक्निक मतलब छिप करके यानी किसी भी तरह से जो है भारत में प्रवेश करके ला करके आते थे, पैसा और हथियार का सप्लाई करते थे ताकि भारत के क्रांतिकारी जो है वो उन लोगों को परेशान करे, उन लोगों को जो है परेशान करके ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़े और हमारा देश आजाद हो, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे, अच्छे रहे और विकास कर सके। तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में इसी उद्देश्य से जो है लाला हरदयाल ने क्या किया, युगांतर आश्रम की स्थापना। प्रश्न पूछ देता है युगांतर आश्रम की स्थापना कब हुई थी और कहां पे हुई थी। याद रखना उत्तरी अमेरिका में 1912 में और सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी बातें इसकी कर लेते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले जो है कुछ हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बता देते हैं दोस्तों। तो आपको बता दिए कि 1912 में क्या हुआ, 1912 में दोस्तों युगांतर आश्रम बन गया। युगांतर आश्रम लाला हरदयाल ने बना दिया। कहां पे बनाया दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में। जरा याद रखना है लाला हरदयाल ने फ्रांसिस्को में बनाया, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। अब जब युगांतर आश्रम स्टेब्लिश हो गया, युगांतर आश्रम वाज एस्टेब्लिश इन 1920 इन नॉर्दर्न अमेरिका इन सैन फ्रांसिस्को सिटी। तो सैन फ्रांसिस्को सिटी में जब हो गया लाला हरदयाल के द्वारा, तो अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1 नवंबर 1913 को जो है गद्दर नाम से जो है एक पार्टी बनाते हैं वहां पे दोस्तों, जिसका नाम रहता है गद्दर पार्टी। आखिर गद्दर का मतलब क्या होता है, गद्दर का मतलब होता है रेबेलियन यानी विद्रोह, विद्रोह करना। गद्दर मीन्स रेबेलियन यानी विद्रोह करना। तो देखो विद्रोह किसके खिलाफ विद्रोह करना भाई, तो हम विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हिंसा जायज है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना हिंसा जो है नहीं कहलाता, मतलब हिंसा कोई गलत नहीं होता है। तो गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो डेट याद रखना 1 नवंबर 1913 को। और फाउंडर किसे माना जाता है दोस्तों, तो लाला हरदयाल को। इसमें कौन कौन से जो लोग जुड़े हुए थे जरा ध्यान में रखना, और किस जगह पे जो है इसका ऑफिस था, तो सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस था, युगांतर आश्रम का एक पार्ट था और 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल के अलावा कौन कौन से सदस्य पूछ देता है कि गद्दर पार्टी का इसमें से कौन सा मेंबर रहा है, उसका जरा याद नाम रखना कुछ लोग। मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, भाई परमानंद इसे जुड़े हुए थे दोस्तों। ये जरा ध्यान में रखना कि ये सब इनके क्या है, ये सब इसके सदस्य रहे हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला जो है, अब ये जब पढ़ लिए 1 नवंबर 1913 को याद रखना, गद्दर नाम की एक मैगजीन भी प्रकाशित होती है, पत्रिका भी प्रकाशित होती है वहीं पे अमेरिका में, और ये 6 भाषाओं में जो है प्रकाशित होती है। पहला अंक जो है इसी दिन पब्लिश होता है, क्योंकि क्वेश्चन कर देता है कि पहला अंक किस भाषा में था, तो उर्दू में, और टोटल कितने लैंग्वेज में, 6। उर्दू के अलावा दोस्तों याद रखना है मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, पंजाबी भाषा में, उसके अलावा अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में। ये 6 भाषा में जो है ये पब्लिश की गई थी दोस्तों। अब देखो गद्दर पार्टी को जो है, क्योंकि अमेरिका में था, 1914 जाते जाते क्या किया गया, लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको डिसबैंड कर दिया गया अमेरिका सरकार के द्वारा, यानी ये पूरी तरह से जो है निरस्त कर दिया गया। इसको जो है अवैध यानी इलीगल अनाउंस कर दिया गया कि ये जो है इलीगल है, और वहां से लोगों को भगा दिया गया। क्यों, क्योंकि 1914 से 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी दोस्तों, और उसमें ब्रिटेन की तरफ से जो है अमेरिका इन्वॉल्व हो गया बाद में। यानी ब्रिटेन ने उनको मना कर दिया कि उत्तरी अमेरिका में तुम्हारे यहाँ जो है हमारे खिलाफ क्या किया जा रहा है, युगांतर आश्रम और गद्दर पार्टी के द्वारा हमारे खिलाफ जो है वो वहां पे कंस्पाइरेसी रची जा रही है, तो उसको आप लोग जो है ये करो। तो अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे लड़ा था, किसके ओर से लड़ना शुरू किया, तो अब याद रखना है 1914 से 18 में ब्रिटेन की तरफ से हो गया, और ब्रिटेन की बात मान करके इसको इलीगल अनाउंस कर दिया गया, और लाला लाजपत राय को जो है वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा, और लाला लाजपत राय जो है भारत में आ गए। और कुछ नेता जो है इसमें से भाई बरकतुल्ला, परमानंद वगैरह जो है आगे चले गए, जा करके जो है सिंगापुर साइड में बस गए। तो अब आगे से जो है कामागाटा मारू प्रकरण वाले में अगले में पढ़ाएंगे एक जहाज की। तो नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
24 नंबर, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप बता दो। 1 नवंबर 1913। अब भी मैंने बताया था। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो दोस्तों। गद्दर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? आप बताओ। गद्दर आंदोलन की जो है सॉरी एस्टेब्लिश किसके द्वारा? तो आप बता दो। इसमें जो है सॉरी कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना जो है, जरा ध्यान में रखना, सोहन सिंह भाखना गद्दर पार्टी के क्या रहे हैं? पहले अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। और स्थापना वहां पे दिया था कि स्थापना किसने की थी? तो उसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? लाला हरदयाल। लेकिन अध्यक्ष कौन माने जाते हैं पहले? सोहन सिंह भाखना। याद रखना ये पहले अध्यक्ष गद्दर पार्टी के रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहां पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी मैंने बताया था दोस्तों, हाँ, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को और के नाम से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि इसमें से whom among the following was first president of गद्दर पार्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन गद्दर पार्टी का पहला सभापति था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों आप लोगों से बात किया था कि सोहन सिंह भाखना वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है, यानी पहले जो है इसके क्या है ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी के पहले जो है वो क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब केवल क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। ये कहां तक हो गया? 25, 26, 27, 28वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्दर पार्टी का गद्दर जो है क्या था? तो गद्दर अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एक मैगजीन थी, और एक याद रखना है कि वो मैगजीन कौन थी? तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, याद रखना है, वीकली मैगजीन थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 6 भाषाओं में, अन्य भाषाओं में प्रकाशित होती थी, यानी 6 लैंग्वेज में जो है ये प्रकाशित होती थी। द लेटर ऑफ गद्दर पार्टी वाज अ वीकली लेटर एंड 6 जो है लैंग्वेज में इसे पब्लिश किया जाता था दोस्तों। तो नेक्स्ट वाला जो है प्रश्न हम चलेंगे। नेक्स्ट है गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहां था? अभी मैंने आप लोगों से बात किया था कि सैन फ्रांसिस्को में था। चलिए नेक्स्ट वाला चलते। गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? और गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात किया था। अब देखो, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी कब होती है? मैंने ये बताया, गिरफ्तारी 1914 में होती है। और ये पार्टी कब बन गई थी? 1913 में ही। महायुद्ध जो है, प्रथम महायुद्ध छिड़ने के शुरुआत हो गया था, तो उसी टाइम पे यही राइट ऑप्शन क्या होगा कि सबसे महत्वपूर्ण कारण गद्दर क्रांति छेड़ने के जो है, गद्दर जो है मूवमेंट छेड़ने के जो है मेन कारण क्या था? गद्दर रेवोल्यूशन छेड़ने के सबसे बड़ा कारण फर्स्ट जो है वर्ल्ड वार का स्टार्ट होना था। और ये कामागाटा मारू क्या है तो आगे बताएंगे दोस्तों। यहीं से जो है इसी के कुछ दोस्त भागेंगे, और भाग करके जा करके, जैसे सोहन सिंह भाखना भागेंगे, भाई परमानंद, है ना, तो ये सब जा करके सिंगापुर वगैरह साइड में रहेंगे, और यहीं से कामागाटा मारू जहाज जो है, एक जहाज का नाम है, ये पढ़ाएंगे 1914 में। तो ये जो है लेकर के और फिर जाकर के कनाडा में प्रवेश से संबंधित था। कनाडा में ये लोग रोजगार की तलाश में जाएंगे, और गुरदत्त सिंह जो पंजाबी थे उनके नेतृत्व में ये जहाज जाएगी। और कहां से? तो वो सिंगापुर से चल करके हांगकांग से चलते हुए आगे जो है जाएगी, और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, कनाडा में पहुंचेगी। तो अब ये आगे जा करके, और करतार सिंह सराभा को, ये जो है करतार सिंह जो है ना, ये भी जो है क्या थे? लाला हरदयाल की इस पार्टी से, गद्दर पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गद्दर क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आप बताओ कि क्या था? गद्दर क्या था? भारतीयों का एकल क्रांतिकारी संघर्ष जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित, गलत है, आप लोग खुद ही दो आंसर, मैं बता दिया हूं। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्य बर्लिन में था, ये गलत है। और आगे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन, ये भी गलत है। तो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को में एक जो है क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था, अभी भी मैंने बताया था। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मैडम भिकाजी कामा। दोस्तों मैडम भिकाजी कामा जो है ना, वो मैडम भिकाजी कामा को हम क्या बोलते हैं? मैडम भिकाजी कामा, रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की मां बोलते हैं। और इसमें एनी बेसेंट के बारे में मैंने बताया था। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों, पीछे मैंने बताया है, और भी आगे पढ़ना है। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो है पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के। और सरोजिनी नायडू के बारे में, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही है फर्स्ट। 1925 में कानपुर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रही है दोस्तों। तो ये
सारे क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो जरा ध्यान में रखना, ये भी क्या होगा, मैडम भिकाजी कामा ने जो है क्या किया था, मैडम भिकाजी कामा ने जो है वो तिरंगा झंडा फहराया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम ध्वज कहां पे फहराया था? स्टुटगार्ट में जो है उन्होंने फहराया था। ये ध्यान में रखना है, मैडम भिकाजी कामा। और मैडम भिकाजी कामा भी इवेंट जो है ना दोस्तों, याद रखना कि मैडम भिकाजी कामा भी इंडियन होम रूल सोसाइटी, यानी जो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की ये पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन था, उससे जुड़ी हुई थी। और यहां तक कि मैडम भिकाजी कामा जो है गद्दार पार्टी से भी जुड़ी हुई थी। तो एक बहुत बड़ा जो है नाम, इस महिला का नाम आगे पूर्वक लिया जाना चाहिए। अब आता है कि वह कौन थे जिसने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो कौन थे जो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किए थे। और याद रखना उनका नाम है रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जो है वो क्या रहे हैं, एक जो है एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी रहे हैं। अब ये क्रांतिकारी रहे हैं, आखिर जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब करते हैं दोस्तों? तो 1942 में करते हैं। जरा इस बात को ध्यान में रखना। और ये जापान में करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। और एक बात बताए, ये जापान गए कब थे दोस्तों, इसकी भी बात। और ये आप लोगों ने नाम सुना होगा आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। और जापान के जो सिंगापुर में हुई थी ना, तो इसके जो फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों, वो मैं बता रहा हूं आप सबको कि इसके जो फाउंडर थे जापान के सिंगापुर में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और उसकी सहायता जो है रास बिहारी बोस ने किया था। एक्चुअली में जब रास बिहारी बोस की हम लोग बात करते हैं तो इसका दिल्ली कंस्पायरेसी केस जो है जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम दिल्ली कंस्पायरेसी केस नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि रास बिहारी बोस आखिर जो है कैसे जापान पहुंच गए भारत से। और ये वो रास बिहारी बोस थे जो रास बिहारी बोस लाला हरदयाल के द्वारा, जब गद्दार पार्टी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को से जब हथियार और पैसे भारत में भेजे जाते थे, तो भारत में इन्होंने नेतृत्व किया, उसको जो है आगे बढ़ाया भारत के क्रांतिकारियों को। तो आखिर दिल्ली कंस्पायरेसी केस क्या था? तो दिल्ली कंस्पायरेसी केस को समझने से पहले यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा चलते हैं हम आपको। एक दिल्ली जो है दरबार के बारे में बता देते हैं, जो भारत में ब्रिटिश टाइम पे 3 बार दिल्ली दरबार बुलाया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाला यहाँ पे पहले हम डिटेल में समझ ले, ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे पेज खोल लिया और आप लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार, देखो दिल्ली दरबार ब्रिटिश सरकार में जो है ना वो 3 बार, पहली बातें ध्यान में रखनी है, 3 टाइम्स जो है वो दिल्ली दरबार बुलाया गया था। और दिल्ली दरबार का मतलब क्या होता है? दिल्ली दरबार का मतलब होता है कि दिल्ली में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना दोस्तों। और वो मीटिंग होगी जब ब्रिटेन का कोई सम्राट आएगा भारत में, ब्रिटेन का कोई राजा आएगा, किंग आएगा भारत में, भारत की समस्या पर विचार करने के लिए। लेकिन क्या दिल्ली दरबार से भारत की समस्या का कोई समाधान हुआ था? चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बार दिल्ली दरबार जो बुलाया गया दोस्तों वो 1877 में। दिल्ली दरबार जरा इसको लिख लेना, पहला दिल्ली दरबार, इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। पहला दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में। आज हमने गद्दार पार्टी तक पढ़ा दिया है दोस्तों, और आगे जो है हम अब गांधीयन युग की शुरुआत करेंगे 1915 से। अगले 3 लेक्चर में जो है हमारा पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो है सेगमेंट को खत्म करेंगे, आगे 1947 तक के पार्ट को। तो हर सेगमेंट, हर जो है लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए। तो दिल्ली दरबार पहला जो 1877 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। लॉर्ड जो है लीटन, लॉर्ड लीटन जो है उस समय क्या था, वायसराय के पोस्ट पे था दोस्तों। 1874 से लेकर 74 से लेकर के 78 तक रहा था। और लॉर्ड लीटन के शासनकाल में यहाँ पे
ये पहला दिल्ली दरबार क्यों बुलाया गया था? इसके पीछे कारण था 1876 से लेकर 78 तक मैंने दोस्तों बताया था कि मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह और मध्य प्रदेश वगैरह में पूरे देश में अकाल जो पड़ा था, इसमें लगभग 50 लाख लोगों की पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। आरसी दत्त जो है एक बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं देश के, और उन आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त की किताब के अनुसार 50 लाख लोग फेमिन यानी अकाल भूखमरी से मर गए थे दोस्तों। तो इस वाले 1876 से 78 तक में जो अकाल पड़ा था, तो ये लोगों को, भारत के लोगों को आशा थी किसी नहीं, कैंपबेल कमेटी जिसमें बनाई गई थी कि जो है वहां के कोई महारानी आएगी या जो है राजा आएगा तो हमारी समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। केवल वो दिल्ली मीटिंग जो है एक छलावा था भारत के लोगों के साथ कि हाँ आपके लिए कुछ किया जा रहा है क्योंकि हमारी महारानी आई है। तो जरा ध्यान में रखना, उस महारानी का नाम था दोस्तों विक्टोरिया, और विक्टोरिया वही विक्टोरिया है जो 1858 के 1858 के जो है पहला भारत शासन अधिनियम लाई थी, और पहला भारत शासन अधिनियम में एक पद भी बनाया था, और उस पद का नाम था, अभी मैंने चर्चा भी किया पीछे जो है कि भारत सचिव, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव जो वहां पे रह करके और कंपनी के अधिकार, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म करके और डायरेक्ट कंट्रोल जो है भारत राज्य सचिव को दे दिया था कि वायसराय भारत में रहेगा, उसकी मदद से भारत पे शासन करो। अब देखो विक्टोरिया जो है दोस्तों, विक्टोरिया जब आई ना तो इसको केसर ए हिंद की उपाधि इसी में दी गई थी। केसर ए हिंद का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान का सम्राट, क्योंकि हिंदुस्तान का सम्राट आप लोग को बताए थे 1862 में अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह, जो है वो बहादुर शाह जो है या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, बहादुर शाह सेकंड के नाम से, और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मिर्जा ख्वाजा और मिर्जा मुगल दो पुत्रों की भी हत्या कर दी थी हडसन ने गोली मार करके 1857 में, और उसके बाद जो है ये रंगून में भाग करके चले गए और वहां पे दोस्तों बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी 1862 में। तब से कोई सम्राट नहीं था, तो केसर ए हिंद यानी हिंदुस्तान का सम्राट जो है इनको माना गया। और यही बातें जो है 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी आएंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वागत करके और उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा विक्टोरिया के मरने के बाद। तो अब देखो ये मैंने बताया कि एक जो है पहली बार बुलाया गया ये दिल्ली दरबार अकाल को देखते हुए, लेकिन अकाल में कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे भारत के लोगों को जो है सुविधा पहुंचे, बल्कि उसके जगह पे जो है एकदम ऐसा लगाना कि वो ब्रिटिश सरकार जो है के कान पे जू ही नहीं रेंग रहा है, कुछ कर ही नहीं रही है, भारत के लोगों के, भारत की परेशानियों के बारे में उसका सोच विचार करना छूट गया था। तो अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम देखते हैं, दूसरा दिल्ली दरबार जो है यहाँ पे दोस्तों जरा देख लो, दूसरा दरबार कब बुलाया गया था? दूसरा दरबार दूसरी बार जो फेमिन बड़ा 1896 से 1900, अब भी मैंने इस पे चर्चा भी किया था, 4 साल बड़ा चला था। लॉर्ड कर्जन जो है जब वायसराय बन करके आया 1899 से लेकर के 1905 तक, जिसमें जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, आप लोगों को बता दिए हैं हम। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो दोस्तों कर दिया था ना, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के ही शासन काल में दूसरा दिल्ली दरबार बुलाया गया था, ये भी जरा ध्यान में रखना। और दूसरा दिल्ली दरबार में कौन आया था वहां का? तो सम्राट आया था, वहां का एम्परर आया था दोस्तों, जिसका नाम था एडवर्ड सेवेंथ। एडवर्ड सेवेंथ याद रखना है। और ये जो एडवर्ड सेवेंथ है ना दोस्तों, इसमें बहुत दिल्ली में जो है पैसा बहाया गया इसके स्वागत समारोह को लेकर के। और जरा सोचो, भारत की जनता जो है अकाल से मर रही है, भारत की जनता परेशान है, और इसमें जो है बहुत सारा जो है क्या किया जा रहा है, पैसे पानी की तरह। तो सेकंड दिल्ली दरबार में दोस्तों बस यही याद रखना है कि सम्राट जो है वो कौन आया था ब्रिटेन से? एडवर्ड सेवेंथ आया था। लॉर्ड कर्जन जो है उस समय भारत का क्या था दोस्तों? वायसराय था। और तीसरा और फाइनल जो है हम पढ़ते हैं, अब यही इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो दिल्ली दरबार बुलाया गया वो 12 दिसंबर 1911 को बुलाया गया, तीसरा दिल्ली दरबार। इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों कब से कब? 1910 से लेकर के 16 तक रहा, फिर जाकर के आगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाएगा। और ये जब आया, लॉर्ड हार्डिंग ने जब देखा कि नहीं भैया स्वदेशी आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक रेट जो है काफी घट गई है, अब हमें तो बंगाल का एकीकरण करना ही पड़ेगा, रीयूनियन ऑफ बंगाल करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, वहां के महारानी को और वहां के सम्राट को बुलाया। तो याद रखना, सम्राट का नाम था जॉर्ज फिफ्थ यानी जॉर्ज पंचम, और उसकी जो है पत्नी का नाम महारानी मैरी जो है
यहाँ पे भारत में आई थी तीसरे दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को। 3 इंपॉर्टेंट जो है डिसीजंस वर टेकन बाय एडवर्ड सेवेंथ इन दिस कॉन्फ्रेंस इन दिस दरबार। इस दरबार में जो है 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के द्वारा। पहला डिसीजन क्या था? रीयूनियन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का एकीकरण कर दिया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, यानी बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको कैंसिल किया गया, और बंगाल का जो है क्या किया गया दोस्तों? एकीकरण यानी रीयूनियन ऑफ बंगाल कर दिया गया। ये पहला डिसीजन लिया गया जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा 12 दिसंबर 1911 को। दूसरा जो है डिसीजन जरा ध्यान में रखना, बंगाल को फिर से बांटा गया, लेकिन अब धर्म के नाम पे नहीं, अब ज्योग्राफिकल रीजन के नाम पे। तो इसका जो है भारत की जनता ने विरोध नहीं किया और बंगाल 3 पार्ट में बट गया दोस्तों, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ध्यान में रखिए, बंगाल से बिहार के अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार 3rd में की गई थी। बंगाल से उड़ीसा को अलग होने की जो है घोषणा कब की गई थी? 3rd में की गई थी। और इससे पहले वाले में मैं बता दिया कि असम जो है 1874 में ही जो है 1874 में ही बंगाल से अलग हो गया था, जो पहले बंगाल का पार्ट था। तो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अनाउंसमेंट कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन स्थापना दिवस जो है 1912 से बनाया जाता है दोस्तों। तो एक बात यहां भी ध्यान में रखना। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या? तो तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि अब कलकत्ता जो भारत की राजधानी थी ना, तो कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया। तो ये प्रश्न कई बार बना देता है कि कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफर करने की घोषणा राजधानी की कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 11 को की गई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग था। और किसने किया था? जॉर्ज पंचम और मैरी ने किया था दोस्तों। और यही कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफर किया गया ना, इसी पे रास बिहारी बोस जो है क्या किया कि दिल्ली षड्यंत्र, बाल मुकुंद, बसंत जो है बसंत कुमार, अवध बिहारी, रास बिहारी बोस, इन लोगों ने क्या किया कि लॉर्ड हार्डिंग जब जा रहा था यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक जो है एक जगह है काफी फेमस अक्षय कुमार वाला, तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे जा रहा था 13 दिन के बाद, जिस दिन डिसीजन लिया गया 12 दिसंबर 1911, उसको 13 दिन के बाद, 11 दिन के बाद 23 दिसंबर 1911 को जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार पे बम फेंका इन लोगों ने। कार पे कौन कौन से लोग थे? याद रखना, अवध बिहारी, बाल मुकुंद सेकंड में याद रख लो दोस्तों, और बाल मुकुंद के अलावा रास बिहारी बोस थे। इसमें रास बिहारी बोस, ये जो है इसमें बाल मुकुंद, अवध बिहारी, रास बिहारी बोस वगैरह। अब जरा सोचो, रास बिहारी बोस इसी टाइम पे जो है ना दिल्ली षड्यंत्र केस जब चला तो और लोगों को फांसी दी गई और रास बिहारी बोस जो है जापान चले गए थे, जहां इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की आगे 1942 में स्थापना किया दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना, इसको जो है हम दिल्ली षड्यंत्र, हालांकि इसमें लॉर्ड हार्डिंग बच गया था, लेकिन इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और ये दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कंस्पाइरेसी केस, दिल्ली षड्यंत्र केस यानी दिल्ली कंस्पाइरेसी केस, ये भी पूछ देता है ये कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1911 वाले दिन जब लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। और इसी के तहत बाल मुकुंद को, अवध बिहारी को और बसंत कुमार को जो है फांसी की सजा दी गई, लेकिन एक इसमें से भाग निकले यहाँ से, जिसका नाम था रास बिहारी बोस, जो जाकर के आगे जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करते हैं। दोस्तों आज के लिए जो है हमारा सेशन यहीं पे हम रोकते हैं। आज हम लोगों ने जो है क्या क्या पढ़ लिया? मुस्लिम लीग पढ़ लिया, सूरत कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया, मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट पढ़ लिया, 1909 का जो है मॉर्लेमेंटो एक्ट से रिलेटेड बातें पढ़ी, और आज हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली दरबार तीनों के बारे में, और आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गद्दार पार्टी वगैरह। अब अगला जो सेशन चलेगा कामागाटा मारू जो है इंसिडेंट्स के बारे में बता करके, और गांधीयन युग 1915 से शुरुआत जो है, गांधीयन युग की ऐसी शुरुआत तो 1919 से मानी जाती है, लेकिन 1915 में गांधी जी का जो आगमन होगा साउथ अफ्रीका की यात्रा से लेकर के, और आगे जो है होम रूल लीग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन सारी चीजों पे जो है आगे जो है बहस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कल देखना ना भूलना। और आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसको आगे पीछे करके स्लाइड आप नोट्स बनाइए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।